हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं अक्षय शर्मा आज आपका स्वागत करता हूं आज के हमारे सेशन क्लास 12th के मैट्रिसेस के अंदर। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। अभी तक हम प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ चुके थे सर? हम पढ़ चुके थे कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के प्रकार कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उनके नाम क्या थे, सब चीज़ समझ चुके हैं। उनके अंदर क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, उसके बीच पे हमने उनके बेस पर हमने क्लासिफिकेशन करा था मैट्रिक्स का। ठीक है, उसके साथ साथ हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ क्या लिए थे, प्यारे प्यारे क्वेश्चन लिए थे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, आज हम हमारे क्या करेंगे, मैट्रिक्स को समझ चुके हैं। मैट्रिक्स के बीच में क्या लगाएंगे हम? अलजेब्रा यानी ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल आप मेरे पीछे देख सकते हो कि मैट्रिक्स का हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पर से, अलजेब्रा। अलजेब्रा का मतलब समझते हो? जैसे अब नंबर्स हमारे पास आए थे तो हमने नंबर्स को क्या करा था, बाद में ऐड करा था, सबट्रैक्ट करा था, मल्टीप्लाई करा, डिवाइड करा था। तो वही चीज हम इसके अंदर भी करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर की पहली बात किससे करेंगे। तो पहली चीज आएगी, देखो आप यहाँ पर से बात करोगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। किसकी बात करेंगे सर? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स जो है हमारे यहाँ पर से दो मैट्रिक्स है, उनको आप कंपेयर कर रहे हो, बेसिक सी बात है। और वो बराबर होंगे नहीं होंगे, कब होंगे, तो उस चीज के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो मैट्रिक्स बराबर कब होंगे, खुद सोचो कि अभी तक हम लोग मैट्रिक्स के बारे में क्या समझ चुके हैं। मैट्रिक्स अपने आप में एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट था इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम और रिटर्न इन बढ़िया बढ़िया ब्रैकेट फॉर्म में लिखे जाते थे। यही था ना भाई अपना मैट्रिक्स। उसके बाद मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं। मैट्रिक्स का सबसे ज्यादा जरूरी चीज कि मैट्रिक्स का साइज यानी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता था कि नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स, यही था। तो अब आप खुद सोचो कि अगर आपके पास घूमते घूमते दो मैट्रिक्स इधर आ रहे हैं तो इनको आप कंपेयर कैसे करोगे? ये दोनों एक जैसे हैं, अगर दूर से देखोगे तो ये दो मैट्रिक्स बराबर कब लगेंगे? तो आप खुद बोलोगे सर कब लगेंगे, जब इनके अंदर का जो दोनों का ऑर्डर होगा ना। सबसे जरूरी चीज है कि पहले दोनों का ऑर्डर जो है वो क्या होगा, सेम। अब आप खुद सोचो, एक ट्राइंगल एक स्क्वायर, मैं बोलूँ ये दोनों बराबर कब होंगे? ये दोनों बराबर हो सकते हैं क्या? इनका तो ढांचा ही अलग अलग है। तो दो मैट्रिक्स जो है इक्वलिटी के ऊपर कब प्रोसेस करेंगे? जब उनका ऑर्डर क्या होगा, सेम। अब ऑर्डर सेम हो गया तो आप क्या बोलोगे, हाँ जी दिखने में एक जैसे लगेंगे। बिल्कुल लगेंगे, नहीं लगेंगे, क्योंकि रोज और कॉलम एक जैसे हो जाएंगे। तो उसके बाद अंदर के एलिमेंट्स डिसाइड करेंगे कि वो मैट्रिक्स बराबर होंगे या नहीं होंगे। तो आओ इसको पढ़ते हैं। देखो भाई, सबसे पहली चीज, जरूरी चीज यहाँ पर से समझना कि क्या है। देखो अपने पास ये डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे, आप तो खुद ये देख लो, दूर से देखो। दूर से देखने से आपको क्या लग रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स जो है क्या ये बराबर हो सकते हैं? खुद सोचो, क्या ये बराबर हो सकते हैं क्या? नहीं सर, ये बराबर हो सकते। क्यों? क्योंकि इनका जो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर कितना आएगा, ये है 3 क्रॉस 3। और इसका ऑर्डर कितना आएगा, ये आएगा यहाँ पर से 1 2 3, 3 क्रॉस 2, दो अपने पास क्या है, कॉलम। तो ये दोनों दूर से देखने में लग रहे हैं बराबर नहीं। क्यों? क्योंकि दूर से देखा तो बराबर लगेंगे नहीं, क्योंकि इनका ऑर्डर ही सेम नहीं होता। यानी पहली कंडीशन क्या है कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? जब इनका ऑर्डर क्या होगा सर? ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर सेम होगा। उसके बाद अंदर के एलिमेंट्स को आपको चेक करना है कि अगर इनका ऑर्डर सेम हो जाता है तो क्या अंदर के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर हो, तब जाके हम क्या बोलेंगे कि दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देखो अगला एग्जांपल देखो उसके लिए। तो मुझे बताओ इसका ऑर्डर क्या आएगा, 1 2 3, है ना। और उसके बाद दो कॉलम्स, उसके बाद इधर क्या आएगा, 3 क्रॉस 2। तो ऑर्डर सेम हो गया। उसके बाद अगला स्टेप क्या है कि अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उनको आप देख लो कि वो सेम आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो कौन से एलिमेंट्स होंगे? ये थोड़ी मैं 5 को इसका रिश्ता इससे देखूंगा। हम बोलते हैं इसको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट बोलते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। मतलब ये वाला जो है A11 है तो दूसरी तरफ भी A11 एलिमेंट, इनको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पेयर। A12 A12 A21 A21 A22 A22, इस तरीके से आपको हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखने। अगर वो सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तब आप क्या बोलोगे, ऑर्डर भी सेम, एलिमेंट भी सेम। तब तो ये वही मैट्रिक्स हो गया ना। सिंपल ही चीज है, जब सब कुछ सेम हो गया तो इस वक्त हम क्या बोल देते हैं कि दोनों मैट्रिक्स क्या हो गए हैं आपके, क्या हो गए, बराबर। आई बात समझ में इतनी सी? तो ऑर्डर और अंदर के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जब बराबर जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि मैट्रिक्स क्या हो गए हमारे, दोनों दोनों बराबर। ठीक है, आगे बात समझ में। अब पढ़ लेते हैं डेफिनेशन ना, किताब डेफिनेशन। इफ ए बराबर एक मैट्रिक्स है AIJ और बी बराबर BIJ एक मैट्रिक्स है, ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। सिंपल चीज है। और उसके बाद हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे I और J की किसी भी वैल्यू के लिए। ठीक है, उसके बाद यहां पर चाल मान लो कि ठीक है, दो बातें होंगी। पहली चीज तो भैया मैट्रिक्स इक्वल है नहीं, चेक करके बताओ। दूसरा, आपको मैट्रिक्स इक्वल देगा और फिर आप खुद से क्या करोगे, रिश्ता निकालो। कौन सा रिश्ता निकालोगे? उसके लिए ये चीज देखो आप।
अगर मैं बोल रहा हूँ ये मैट्रिक्स आपका इसके बराबर है, तो खुद देख लो क्या बराबर है नहीं बराबर। बिल्कुल सर, ऑर्डर तो सेम है। अब मैं बोल रहा हूँ कि बराबर है तो विश्वास करना पड़ेगा मेरी बात पे। तो बराबर है तो इसका मतलब इसके जो एलिमेंट्स होंगे कॉरस्पॉन्डिंग वो भी क्या होंगे आपके बराबर। यानी कि यहां से मैं क्या इंप्लाइज करवा सकता हूं कि सर इधर से आप ये बोल दो कि x किसके बराबर होगा, x बराबर होगा a के। ठीक है, y किसके बराबर होगा, y बराबर होगा b के। उसके बाद z किसके बराबर होगा, z बराबर होगा c के। p किसके बराबर होगा, p बराबर होगा d के। q बराबर होगा e के। उसके बाद यहां से r बराबर होगा f के। ठीक है, उसके बाद यहां से l बराबर होगा किसके, g के। फिर m बराबर होगा h के। और उसके बाद हमारा लास्ट n बराबर किसके होगा, i के। सर ये क्यों बता रहे हो आप, सर मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे जो हमारे क्वेश्चन आएंगे इक्वलिटी के ऊपर, उसमें कोई ना कोई अननोन वेरिएबल्स मिलेंगे आपको और आपको इधर उधर बराबर करके उनकी मिसिंग वैल्यूज को ढूंढना है, उन अननोन्स की वैल्यू को आपको ढूंढना है। तो जब दो मैट्रिक्स बराबर हो जाएं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई क्या। तो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, जब उनका ऑर्डर सेम होगा प्लस में उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हो जाएंगे, तो हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स इक्वल हो गए हैं। ठीक है, और मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, बराबर। ठीक है, वही चीज है, ए बराबर बी है तो बी बराबर ए होगा, सिंपल सी चीज है। चलो आगे बात करें अब। तो अगली बात आ रही है हमारी क्या, क्वेश्चन। ऑब्वियस सी बात, जो सीखे हम उसको अप्लाई करते हैं। तो देखो भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं पहली चीज तो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, m क्रॉस 4। क्या ऑर्डर है सर इसका, m क्रॉस 4। अच्छा, बी भी एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, x क्रॉस p। ठीक है, मान लिया। अब कह रहा है आपसे ई कि ए मैट्रिक्स जो है ना बी मैट्रिक्स के बराबर है। अब देखो बराबर नहीं, का बराबर का मतलब समझ गए ना, ऑर्डर प्लस में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दोनों बराबर होंगे। क्लियर है बात चलो, उसके बाद कह रहा है कि एफ ऑफ एम कोमा पी एक अपने आप में कोई फंक्शन लिखा पड़ा है। तो आपसे कह रहा है कि भैया एक्स की वैल्यू बता दो। तो बताएंगे, अभी पूछ रहा है तो एक्स की वैल्यू बतानी है आपको, किसकी वैल्यू बतानी है, एक्स की वैल्यू बतानी है, बता देंगे बता देंगे। तो सबसे पहले देखो आराम से पढ़ो, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस 4। तो मैं लिख देता हूं, ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है एम क्रॉस 4। ठीक है, ये बी मैट्रिक्स के बराबर है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, एक्स क्रॉस पी। अब देखो उसने बोला है क्वेश्चन में कि बराबर है तो बराबर है, अपन क्या कर सकते हैं। तो ये दोनों मैट्रिक्स बराबर क्या होंगे, अब हमें भी पता है कि दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं जब उसका पहला कंडीशन ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। तो इसका मतलब मुझे एक बात तो पिक्चर क्लियर हो गई कि सर यहां से इनका ऑर्डर सेम होगा। तो आप खुद बताओ, एम क्रॉस 4 बराबर एक्स क्रॉस पी होगा, तो इसका मतलब इधर से पी किसके बराबर जाएगा, पी आ जाएगा 4 के बराबर। उसके बाद एम किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर। ये चीज तो मेरे को फटाफट से पता चल गई है। अब अगली चीज दे रखी है आपको कि एम ओ पी, एम कोमा पी बोल रहा हूं, वो जो है किसके बराबर दे रखा है, एफ ऑफ एम कोमा पी बराबर में लोग अंडर रूट में पी माइनस एम स्क्वायर का ब्रैकेट, ये दे रखा है। अब जो जो वैल्यू पता चल गई है उसको हम रख दे तो कोई दिक्कत थोड़ी है। यहां पर से पी और एम की वैल्यू हमको पता चल गई है, तो सर रख देते हैं, रख दो रख दो। तो मैंने यहां पर से लोग के अंदर रख दी है वैल्यू, अंडर रूट में क्या रख दिया, पी की वैल्यू है 4 माइनस में एम की वैल्यू एक्स। मैं एक्स कन्वर्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसको रख दो एस। अब आपका बन गया नॉर्मल क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको एक्स की वैल्यू ऐसी बतानी जिससे अपना लोग के अंदर का जो भी ये लिखा पड़ा है ना आपका ये पूरा फंक्शन, ये आपका डिफाइंड हो जाए डिफाइंड। तो उसके लिए क्या करोगे कि आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, 11th क्लास में डोमेन रेंज पढ़ी हम लोगों ने। तो लॉग में अगर मैंने कोई बेस नहीं लिखा, इसका मतलब ये लॉग विद नेचुरल बेस यानी एल लिखा पड़ा है, नेचुरल बेस का मतलब है ई। ठीक है, तो ई तो कोई टेंशन नहीं है, ई पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर से लॉग का बेस जो होता है ना वो हमेशा क्या होता है, वो आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और याद रखना 1 नहीं होता, और 1 से क्या होता है, बड़ा। तो इसमें बेस की कोई टेंशन ही नहीं है अपन को। इसमें आपको पता होना चाहिए लोग जो है ना, लोग लोग का डोमेन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, है ना। लोग हमेशा, ये जो लोग है ना ये हमेशा पॉजिटिव खाते हैं, नेगेटिव नहीं खाता, क्या खाता है, पॉजिटिव खाता है। तो इसका मतलब इसके जो अंदर की वैल्यू है, सर कौन सी वैल्यू, सर ये जो अंदर का कचरा है, ये जो भी होगा ना ये मैंडेटरी है कि ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नहीं होगा।
बिल्कुल होगा सर। ये चीज हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। अच्छा, साथ के साथ मुझे एक बात बता दो कि हमारे पास ये जो चीज है, कौन सी है चीज सर, कि ये जो है ना यहाँ पर से अंडर रूट के अंदर की वैल्यू, आपको पता है अंडर रूट के अंदर की वैल्यू क्या होगी, वो हमेशा क्या होती है, नॉन नेगेटिव, मतलब हमेशा क्या होगी, या तो पॉजिटिव या फिर जीरो हो सकती है, यानी कि ये दोनों कंडीशंस मैच करे उसमें एक्स की वैल्यू बतानी है। तो ये बन गया क्वेश्चन अब डोमेन रेंज का। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं हम लोग, पहले x की वैल्यू यहां से निकालते हैं। कहां से निकाले, कहां से निकालते हैं, इधर से निकालते हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताओ इसको फैक्टराइज कर लूं, या मैं एक काम करता हूं, पहले तो ये एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है इसको पॉजिटिव बना देता हूं। और पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, इनइक्वालिटी को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मल्टीप्लाई करूंगा नेगेटिव से, तो सर क्या होता है, तो ग्रेटर देन का साइन क्या कर दूंगा, फ्लिप कर दूंगा, लेस देन इक्वल टू जीरो। अब आपको बेसिक सी बात है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सोल्व करनी आनी चाहिए, तो ये थोड़ा थोड़ा सा आता ही होगा। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज कर रहा हूं, तो सीधा a माइनस बी, ए प्लस बी लिख दूं क्या, अरे लिख दूं क्या, लिख दिया। अब आप इसको सोल्व करोगे तो कैसे करते हैं, वेरिएकर मेथड लगा लो। नंबर लाइन बनाओ फट पहले तो नंबर लाइन पे इसके क्रिटिकल पॉइंट आएंगे 2, और यहाँ से कितना आएगा, -2। तो नंबर लाइन पे जैसे ही आप इसको रखोगे तो आपको यहाँ पर से रीजन्स बना लो। एक तो रीजन कहाँ से आएगा सर, एक आएगा -2, ठीक है, एक आएगा -2 और एक आएगा +2। ठीक है, अब यहाँ से राइट हैंड साइड से क्या लगाते हैं, प्लस, फिर इधर क्या लगाएंगे, 2 से क्रॉस करेंगे तो ओड डिग्री है, तो ओड डिग्री पर माइनस हो जाएगा। उसके बाद -2 इसने दिया, इसकी पावर ओड है तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, बिना वे करके भी आप कर सकते हो, इसमें सीधा सीधा सा है कि इन रीजन्स में से एक एक वैल्यू उठाओ, इसमें से उठाओ, इसमें से उठाओ, इसमें से उठाओ, फिर इसके अंदर से जो वैल्यू है उसके अंदर रखो एक्सप्रेशन, और ये एक्सप्रेशन आपका नेगेटिव हो तो वो रीजन्स आपको कंसिडर करने हैं। तो इस रीजन में आप डाल के देख लो, जीरो डालो, जीरो डालोगे तो ये बनेगा 2 और ये बनेगा -2, -2 इंटू 2 क्या बन गया सर, ऑब्वियसली बात है -4 बन गया, और -4 इज लेस देन जीरो है, नेगेटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका ये जो रीजन है ना पूरा के पूरा आंसर में आएगा। अच्छा, इक्वलिटी भी दे रखी है तो इसका मतलब -2 और 2 रख दूंगा तो ये जीरो के बराबर है, तो इसका मतलब यहाँ से आपका आंसर, इस जगह से जो आपका आंसर आ रहा है, इस जगह से आपका जो आंसर आ रहा है, यहाँ से मेरा आंसर आ रहा है x बिलोंग्स टू -2 से लेकर 2। ठीक है, ये आ रहा है सर, आगे इतनी बात समझ में, इस रीजन से। लेकिन साथ में ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। अब आप खुद सोचो, अगर मैं -2 डाल रहा हूँ इसके अंदर या +2 डाल रहा हूँ तो ये रिजल्ट आपका क्या हो रहा है, जीरो। लेकिन साफ साफ लिखा पड़ा है कि लोग ना खुश हो जाएगा ना, लोग ना खुश हो जाएगा, लोग को खुश रखना है अपन को। तो ये जो चीज है, ये चीज हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होगी, जीरो के बराबर नहीं होगी। तो इसका मतलब इन दोनों के हिसाब से अगर मैं देखूं ना, तो आपका जो कॉमन जो आंसर आएगा, जो कॉमन आंसर आएगा वो आएगा x बिलोंग्स टू -2 से 2 ओपन इंटरवल। सर दिस इज द आंसर। ठीक है, आगे बात समझ में, लेकिन अभी रुक जाओ, धैर्य रखो। -2 से 2 आ तो गया है, लेकिन एक चीज तो हमने ध्यान दी ही नहीं, यहाँ पर x और m जो है ये अपने आप में मैट्रिक्स के क्या है, कॉलम्स और रो की संख्या। तो ऑब्वियस सी बात है सर, कॉलम्स और रो की संख्या कोई ना कोई नेचुरल नंबर होगी, नहीं होगी, बताओ, होगी ना नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब यहाँ से -2 से 2 के बीच में तो रियल नंबर सारे हैं, बहुत सारे। इसका मतलब कोई पर्टिकुलर आंसर आपका मिलेगा जो नेचुरल नंबर में होगा। तो मतलब -2 से 2 के बीच की बात कर लेते हैं। आ जाओ इधर, फिर से नंबर लाइन पे आ जाऊं। -2 से 2 के बीच की जब मैं बात करूंगा तो आप खुद सोचो इसमें परफेक्ट नंबर्स कौन से आएंगे। तो -2 से 2 के बीच में जो परफेक्ट नंबर आएंगे वो परफेक्ट नंबर आपके पास, यानी नेचुरल नंबर की बात करें, परफेक्ट नंबर की बात कर रहा हूँ। अब परफेक्ट नंबर कौन से आएंगे, तो -2 से जस्ट बड़ा क्या आएगा, -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा। बस ये 3 वैल्यू आ रही है अपने पास, अब घुमा फिरा के, है ना। ठीक है, हाँ जी, सही है ना। -2 से बड़ा -1, फिर 0 और 1 और 2 आ नहीं सकता। अब लेकिन दिक्कत ये है कि x अपने आप में रोज या कॉलम की संख्या है, तो रोज और कॉलम नेगेटिव भी नहीं होती है और जीरो भी नहीं होती है। इसका मतलब घुमा फिरा के जो आपका आंसर आएगा वो मात्र एक ही बनेगा। x की वैल्यू कितनी बनेगी, 1। इसका सीधा आंसर क्या है, 1। इतनी मशक्कत करवा दी है, लेकिन आ कितना अच्छा आ रहा है, 1। क्लियर, एक्स वैल्यू कितनी आएगी, 1। 1 से देखो सारा सेटिस्फाई हो जाएगा। देखो ऑर्डर देखो, 1 क्रॉस 4 और यहाँ से 1 क्रॉस 4, टी की वैल्यू 4 है ना, तो दोनों ऑर्डर बराबर हो गए। उसके बाद ये भी सेटिस्फाई करेगा। देखो 1 डालो, 4 - 1 का स्क्वायर √3 इज पॉजिटिव क्वांटिटी, और ऑब्वियसली बात है वो भी खुशी रहेगा। तो सारी सेटिस्फाई हो गई है एक्स की वैल्यू 1 पर, तो इसका आंसर क्या आएगा, एक्स की वैल्यू 1। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने, इक्वलिटी पर बहुत क्वेश्चन आएंगे धीरे 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 धीरे। ये इक्वलिटी के साथ एडिशन भी ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन भी ऐड हो जाएंगे, तो कुल मिला के पहली सीढ़ी आपकी इक्वलिटी है। ठीक है, चलो 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 आगे बात करते हैं सर।
क्या बात करनी है? तो देखो भाई, दो मैट्रिक्स बराबर दे रखे हैं, तो पूछ रहा है आपसे फलाना ठिकाना की वैल्यू, कुछ भी पूछे आप तो ये समझ लेना। क्या हो गया, एक सेकेंड, हाँ, कुछ भी पूछे आप तो समझ लेना आपको ये मिला है, ये तो जो मिला है उसमें खुश रहो, वहां से सिंपलीफाई करते हैं। चलो 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 चलो। तो x+3 बराबर ये होगा क्या? x+3 बराबर, पहले तो सारी चीज लिख लो आप बढ़िया तरीके से जो भी मिल रही है ना, -x - 1। ठीक है, दूसरा क्या मिल रहा है सर हमको? दूसरा मिल रहा है यहाँ से 2y+x, 2y+x बराबर 0। उसके बाद यहाँ से मिल रहा है z-1 बराबर में 3, और उसके बाद यहाँ से मिल रहा है 4w-8 बराबर में 2w। अब सिंप्लीफाई करते हैं, जिनकी वैल्यू निकल पा रही निकाल लेते हैं, निकल जाएंगी सारी, टेंशन की बात ही नहीं। सर कोशिश करो यहाँ से क्या होगा बताओ, देखो शूं उधर भेजो, x+s कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उधर -3 आएगा तो -3 -1 -4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है? x आ गया है -2। ठीक, इधर से क्या बनेगा? तो इधर से आपको पता है 2y बराबर x है, तो अब x की वैल्यू तो आ ही गई है ना। जब x की वैल्यू आ गई है तो -2 इसमें रख दो, तो 2y बराबर में -2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है? y आ गया आपका -1। y क्या आ गया? -1। z तो इतना प्यार से निकलेगा, पता ही नहीं चलेगा आपको कि निकल गया। अब z की वैल्यू, z आ गया 4। तो इधर से क्या आएगा? इधर से इसको इधर भेजोगे, 4w - 2w कितना हो जाएगा? अरे 4w - 2w कितना हो जाएगा? इतनी सी तो बात है, 2w आ जाएगा, और इधर आएगा 8, तो w की वैल्यू कितनी आ गई है? 4 आ गई है। ध्यान रखना, आराम आराम से करना, सिंप्लीफिकेशन में गड़बड़ नहीं हो जाए। तो एक बार चेक कर लेते हैं अपन लोग, 2x बराबर -3 -2, इधर से ये, ओके देखो गड़बड़ ये है, उधर जाके -x होगा, ये -x होगा, यहाँ पे गड़बड़ है, गड़बड़ गड़बड़ -x। ठीक है, ओके ऐसा ही कर दिया। अब x की वैल्यू -2 है, तो y की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। रुक जाओ, रुको रुको, एक सेकेंड, करेक्शन कर लेते हैं। ये -x हो गया, तो 2y बराबर है, अब x की वैल्यू -2, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गई? y की वैल्यू 1 आ गई है। y की वैल्यू क्या आ गई है आपकी? 1 आ गई है। ठीक है, अब यहाँ से z आ गया 4। ठीक है, 4w बराबर 2w, 2w बराबर 8, तो w की वैल्यू 4 हो गई है। अब आप यहाँ पर से आ जाओ, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, रखते हैं इसकी वैल्यू। तो मोड ऑफ x+y प्लस में मोड ऑफ z+w, तो चलो भाई वैल्यू रख दे, तो मोड ऑफ x+y की वैल्यू कितनी आएगी? तो ये आएगा -2 x की वैल्यू प्लस में y की वैल्यू 1, उसका मोड। उसके बाद z की वैल्यू कितनी है? z अपने पास 4 प्लस में, और w आपके पास कितना? 4। तो ये कितना बन गया? -2 + 1 -1 का मोड, और ये बन गया आपका 8 का मोड। तो माइनस का मोड है तो क्या आएगा? ऑब्वियस सी बात है 1 आएगा। 1 + 8 कितना आंसर आ गया इसका? सर इसका करेक्ट आंसर आपका आ रहा है 9। कितना आंसर आ रहा है इसका? 9 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अपने पास क्या आ रहा है? फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा बीटा। अल्फा बीटा कहाँ है? इसमें दर्शन हो गए हैं, तो इसका मतलब अल्फा बीटा दो जीरोस हैं, और दो जीरोस का यूज करके क्या बनता है? बिल्कुल पॉलिनोमियल बनेगा, या इक्वेशन बोलूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। यानी आपको अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा। कौन मदद करेगा हमारी इस दुनिया में? ये मदद करेंगे। तो दो मैट्रिक्स बराबर है, इसका मतलब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स फिर से बराबर कर दूंगा, तो इधर बनेगा आपका 2α+1 बराबर में α+3। ठीक है, इधर से क्या बनेगा? 3β प्लस में बीटा स्क्वायर, 3β बराबर में बीटा स्क्वायर +2। ठीक, उसके बाद इधर से 0 बराबर 0 को टेंशन ही नहीं, ये दोनों बराबर कर दो, तो बीटा स्क्वायर -5β बराबर में -6, ये बन गया। ओके, ओके सही वैल्यू ली हमने, बिल्कुल सही है। अब क्या करना है? देखो भाई, अल्फा तो इतना आराम से निकल गया प्यार से, उधर जाके हो जाएगा 2α - अल्फा अल्फा। उसके बाद इधर आ जाएगा 1 - 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, कितना जाएगा? 2। तो अल्फा की वैल्यू तो आ गई कितनी? 2 आ गई। ठीक, अब अगली वैल्यू ये, अब ये दोनों क्वाड्रेटिक है तो स्प्लिटिंग कर लो, स्प्लिटिंग हो जानी चाहिए।
इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं दूंगा मैं आपको। इसको उधर भेजेंगे तो बीटा स्क्वायर -3 बीटा प्लस में 2 बराबर 0, क्वाड्रेटिक बन गई फिर से। तो इसको स्प्लिटिंग कर लो आप, स्प्लिटिंग करोगे तो कितने आएंगे, देखो इसको स्प्लिटिंग करके क्या आएगा, तो प्रोडक्ट का 2 आएगा, यानी कि सीधे सीधा सा कितना बन जाएगा, बीटा स्क्वायर -2 बीटा और माइनस बीटा प्लस 2 बराबर 0 हो गया सही। ठीक है, -3 आ रहा है, प्रोडक्ट करने के बाद +2 आ जाएगा, तो ये हो गया। अब आप इसको कर दो, बीटा की वैल्यू निकाल लेते तो ये बनेगा बीटा कॉमन बीटा -2 बीटा -2 इधर से जाएगा -1। ठीक है, तो फाइनली यहाँ से बीटा -2 इंटू में बीटा -1 बराबर 0, इधर से जाएगा बीटा की वैल्यू 2 आ जाएगी, इधर से बीटा की वैल्यू कितनी आएगी 1। अब आपको देखना ये है कि यहाँ से तो ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट भी समझेंगे हम साथ साथ। इधर बीटा की वैल्यू 2 आ रही है, लेकिन अब आप सोचो कि इसमें से क्या आएगी, तो दोनों देखो क्योंकि ये इसके बराबर और ये वाली कंडीशन इसके बराबर होनी चाहिए, तो बीटा की ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे ये दोनों खुश हो जाए, मतलब ये वाला एलिमेंट भी इसके बराबर हो जाए और ये वाला भी एलिमेंट इसके बराबर हो जाए। तो इसलिए आप ये मत सोचना कि यहाँ से आ गया वैल्यू तो अगला मत करो, वो भी करना पड़ेगा आपको। तो ये वाली भी सिंप्लीफाई करो, यहाँ से क्या मिलता है वो देखते हैं। तो थोड़ा सा इसका रंग चेंज कर लेते हैं। तो बीटा स्क्वायर इसको बुलाओ भैया, यहाँ पर आओ, आप यहाँ पर आओ और प्लस का 6 बन जाओ। ठीक है, अब यहाँ से इसको स्प्लिट करोगे तो कितना आएगा, तो स्प्लिटिंग कर लेते हैं, कितना बनेगा बीटा स्क्वायर। ठीक है, प्रोडक्ट 6 है तो ऑब्वियस सी बात है 3 और 2 5 बनेगा, है ना, प्रोडक्ट 6 पॉजिटिव आ जाना चाहिए। तो -3 बीटा -2 बीटा प्लस 6 बराबर 0। तो इधर से आपका जब बनेगा तो बीटा कॉमन ले लो, बीटा -3 और बीटा -3 बराबर 0, इधर से बनेगा -2। तो बीटा -3 और बीटा -2 बराबर 0, तो कुल मिला के इधर से बीटा 3 आ जाएगा, इधर से बीटा क्या आ जाएगा आपका 2। ठीक है, ये आ गया आपका, पीले से कर देते हैं, तो बीटा 3 और बीटा 2। अब देखो इन दोनों के अंदर से जो कॉमन रिजल्ट आ रहा है ना सर, कॉमन रिजल्ट कौन सा आ रहा है, इनमें से जो कॉमन आ रहा है, अरे ये क्या हो गया, इनमें जो कॉमन आएगा वो क्या आ रहा है, क्योंकि वो वैल्यू लेनी है जिससे आपका ये एलिमेंट इसके बराबर हो, ये वाला इसके बराबर, तो दोनों सेटिस्फाई करना जरूरी है, याद रखना ये कॉन्सेप्ट में। कई सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें बच्चा क्या सोचता है, अलग अलग आंसर आ गए और एक को सोल्व करके दोनों ले लेता है, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। इनमें से जो रिजल्ट आ रहा है कॉमन, वो बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, ऑब्वियस सी बात है 2। आप क्रॉस चेक, कभी भी ऐसा डाउट हो तो क्रॉस चेक कर लिया करो, वैल्यूज को रख के देख लो, क्योंकि जब रखोगे तो ये रिजल्ट इसके बराबर आना चाहिए, नहीं आया तो समझ लेना वो वैल्यू जो है ना वो आपका आंसर में काउंट नहीं करेंगे, उसको छोड़ देना। ठीक है, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू 2 आ गई। अब आपने जो भी वैल्यूज है, बीटा आ गया, अल्फा आ गया, तो अल्फा और बीटा जब आ ही चुके हैं हमारे पास, अल्फा कितना आ गया, अल्फा है कितना 2, और बीटा कितना है, बीटा भी 2 आया है, बहुत ही बढ़िया। तो आपको ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिनके रूट्स अल्फा बीटा हो। तो बताओ फॉर्मेशन कैसे करते हैं भैया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो रही है, तो इक्वेशन कैसे बनती थी बचपन में 10वीं क्लास में बढ़िया आपने क्या, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, उससे बना लो आप। तो एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस इनका सम कर दूंगा 2 + 2 इंटू एक्स प्लस में 2 × 2, तो बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 4। आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर, आप चाहो तो इसको बना सकते हो, पर उसने बोला है इक्वेशन बताओ, तो इक्वल टू 0 तो लगा दो इक्वेशन के लिए। आ गई बात समझ में। तो देखो कहीं ना कहीं आजकल यही हो रहा है कि एक क्वेश्चन का यूज करके मैट्रिक्स से सीधा मैं चल गया 10वीं क्लास में, समझे नहीं समझे, तो ऐसे ही हो रहा है यहाँ पर से। तो संभल के रहना भैया, आजकल ऐसा ही है, कहाँ से गए कहाँ निकल गए पता नहीं चला। तो ओके, ये थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, दिख रहा होगा आपको। अब हम आ गए यहाँ पर से किसके ऊपर, बिल्कुल हमने इक्वलिटी सीख ली है मैट्रिक्स की। अब जो नेक्स्ट आ रहा है वो अपना क्या आएगा, अलजेब्रा। क्या आएगा सर, अलजेब्रा। अलजेब्रा का मतलब समझते हो, कुल मिला के आपको कहीं ना कहीं ऑपरेशन लगाने मैट्रिक्स में, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई। डिवाइड डिवाइड नहीं होता इसके अंदर, याद रखना। डिवाइड मतलब सुनाएंगे ना, डिवाइड मतलब बंटवारा नहीं करना है आपको। मैट्रिक्स अच्छे हैं, इसमें सिर्फ एडिशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, और क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन बाई स्केलर होगा, डिवीजन नहीं होता। ठीक है, डिवीजन की जगह इसमें इनवर्स आ जाता है, वही चीज़ है, बाकी कुछ नहीं है, लिखने का ढंग होता है, बोलने का तरीका होता है। तो चलो भाई, सबसे पहली चीज अलजेब्रा में क्या पढ़ेंगे, एडिशन।
सब्ट्रैक्शन भी मैंने साथ रखा क्योंकि सब्ट्रैक्शन खुद तो कुछ होता ही नहीं। देखो सीधी सी बात है, अगर मैं आपसे बोलूं 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो तो आप क्या बोलोगे 5 - 3। और अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ 5 में -3 ऐड करो तो आप क्या बोलोगे 5 प्लस ब्रैकेट में -3। अरे पर आपको पता है 5 में -3 ऐड करूंगा तो अपने आप सब्ट्रैक्ट ही होगा। इसका मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों एक ही जैसे होते हैं, इसीलिए तो मैंने और लाके लिखा। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। स्केलर का मतलब कोई ना कोई कांस्टेंट से मैं एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो कैसे होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबका महान, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई करने में जान निकल जाएगी, थोड़ा मेहनत लगती है। चलो तो शुरुआत करते हैं। पहली चीज है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। देखो अब मैं आपको बोल रहा हूँ अलजेब्रा में दो ही बात पकड़ना, कब और क्यों। कब होगा और क्यों। क्यों तो मत ही पूछो, तीसरा पूछो कैसे होगा। कब क्यों कैसे तीन ही चीजें होती है ना। कब होगा, ठीक है। कैसे होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्यों तो आपको पता है, सोल्व करना है, नंबर लेके आने, मार्क्स लेके आने, इसलिए। ठीक है, तो कब होगा, पहली चीज का जवाब ये देगा। दो मैट्रिक्स ऐड कब होते हैं सर, दो मैट्रिक्स ऐड कब होंगे, जब उनका ऑर्डर क्या होगा, सेम। जैसे इक्वलिटी के अंदर दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, जब उनका ऑर्डर क्या होता है, सेम। तो यहाँ पर से एडिशन कब होगा, सबसे पहली चीज है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। खुद सोचो, ऑर्डर सेम होगा तो कैसे ऐड करोगे, सीधी सी बात है यार, कॉमन सेंस। उसके हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो, उसके बाद आपका जो भी मैट्रिक्स बनेगा वो ऐड होके आ जाएगा। ठीक है, यही चीज लिखी पड़ी है, देखो। इफ ए एंड बी टू मैट्रिक्स ईच ऑफ ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो उस वक्त सम ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस बी डिफाइंड कब होगा, जब मैट्रिक्स ए और बी सेम ऑर्डर के होंगे। ऑब्वियस ही बात है, जब ऑर्डर सेम होगा ना तभी आपका मैट्रिक्स का एडिशन होगा। ठीक है, तो ये चीज लिखी पड़ी है। देखो अगर ए आई जी एम क्रॉस एन है और बी भी आपका एम क्रॉस एन है मैट्रिक्स, तो एडिशन कैसे होगा, तो उनके अंदर के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो। करके बताऊं, ये रहा एग्जांपल। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो मान लो कि इसका नाम ए प्लस बी नाम रख सकते हो। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो पहली चीज देख लो भैया, ऑर्डर क्या है, सेम। तो इनका ऑर्डर क्या आ रहा है, इसका ऑर्डर कितना आएगा, ऑर्डर आएगा अपना 3 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर भी कितना आएगा, 3 क्रॉस 2। तो जो भी मैट्रिक्स आएगा उसके लिए पहले आप खांचा तैयार कर लो, हाँ भाई क्या होने वाला है ना। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें ना, क्या मिलेगा रिजल्ट, तो ऑब्वियस सी बात है जो ऑर्डर है वही आएगा, यानी 3 क्रॉस 2 आएगा। अब अंदर के एलिमेंट्स कैसे आएंगे, तो एलिमेंट्स ऐसे आएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लो। तो 5 प्लस 6 कितना होता है, सबको पता है, 6 और 5 11। 8 और 2 कितना होगा, बिल्कुल 10। -8 प्लस 5 बिल्कुल -2। 0 प्लस 4 बिल्कुल 4। 3 प्लस 8, 8 और 3 फिर से 11 आ गया है। 9 - 2 कितना हो गया, अब बोलोगे ऐड हो रहा है सर, अरे वही तो बात है, ऐड सेपरेट एक ही तो चीज है। 9 - 2 कितना होगा, तुम तो ये बताओ, 7। तो क्या ये बात समझ में आ गई क्या आपको, तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यानी पहली कंडीशन दोनों का ऑर्डर सेम होगा, उसके बाद उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दोगे तो आपका मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो रिजल्ट जो भी आएगा उसका ऑर्डर क्या रहेगा, सेम रहने वाला है जो भी दो मैट्रिक्स का था। समझ में आ गई ये बात आपको कि मैट्रिक्स कैसे ऐड करना है। चलो तो फिर से क्वेश्चन क्वेश्चन कर करके ही तो हम सीखते हैं, मैथ्स में है ही क्या। चलो भाई क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 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 करते हैं। तो पहली चीज तो बताओ, यहाँ पर से ए मैट्रिक्स है प्लस बी मैट्रिक्स, उनको ऐड कर दिया, कोई तीसरा मैट्रिक्स आ गया तो इसकी वैल्यू पूछ रहा हूँ। तो ए मैट्रिक्स आपका 3 क्रॉस 2 प्लस बी मैट्रिक्स आपका p क्रॉस 2, सी मैट्रिक्स है n क्रॉस r। ठीक, अब आप ये बताओ कि सर दोनों मैट्रिक्स ऐड होकर तीसरा मैट्रिक्स आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना कब पॉसिबल होगा, जब इनका ऑर्डर क्या होगा, सेम। और तीसरा मैट्रिक्स जो भी आएगा उनका ऑर्डर भी ए और बी के बराबर ही होगा। तो यानी कि यहाँ से 3 और पी क्या हो जाएंगे, बराबर, और 2 2 2 ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर से पी की वैल्यू हमारे पास इंप्लाइज करेंगे, पी आएगा आपका कितना, पी आएगा 3, और 2 2 2, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी 2, और पी खुद किसके बराबर आएगा, एन के, यानी एन बराबर पी, तो एन की वैल्यू कितनी जाएगी 3। तो ये चीज हमें समझ में आ गई है, सारे मिसिंग अननोन्स पता चल गए हैं। अब आते हैं कि पूछ क्या रहा है। पूछ रहा है आपसे एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बता दो। तो एन स्क्वायर मतलब एन की वैल्यू जाएगी 3 का स्क्वायर
प्लस पी कितना है, पी भी 3 है, 3 का स्क्वायर, प्लस आर कितना है, आर है 2, 2 का स्क्वायर। तो कितना बन गया, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 प्लस में 4, 9 दूनी 18, 4 22। कितना आंसर आ गया इसका, बहुत ही प्यारा, 22, है ना, 22। तो ये इसका आंसर है। हाँ, अब अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आ गया हमारे जीवन में। ए कोमा बी, ठीक है, बी कोमा सी एंड सी कोमा है, ये रूट्स हैं, किसके रूट्स हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, फिर ये स्क्वाड्रेटिक के, इस क्वाड्रेटिक के रेस्पेक्टिवली। यानी कि इसके रूट्स जो है ना, इसके रूट्स है ए कोमा बी, ठीक। इसके रूट्स दे रखे हैं आपको कितने, बी कोमा सी, और इसके रूट्स क्या दे रखे हैं आपको, सी कोमा ए। इस तरीके से चल रहा है, ए बी बी सी सी। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि आपसे इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है, निकालते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताओ, दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, बाकी बात तो बाद में करेंगे, दो मैट्रिक्स का एडिशन दे रखा है, तो आप शुरुआत यहीं से करोगे कि इनको ऐड वैड कर लेते हैं। तो भाई इनको ऐड करोगे तो क्या बनेगा, आप खुद सोचो, एक मैट्रिक्स आएगा, इनका ऑर्डर कितना है, 2x2 2x2, यानी कि जो भी मैट्रिक्स आएगा वो भी आपका 2x2 होना चाहिए, होना चाहिए, हो गया ही, यही होगा। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, इनको ऐड कर दो, तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ac, सही है। उसके बाद यहाँ पर से आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, इनको ऐड कर दो। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला इसमें ऐड हो जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस 2bc, बहुत सुंदर आ रहा है, तो दिख रहा है क्या, सुंदर सुंदर सा, है ना। तो आपको ये चीज दिख रही है कि या तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दूं क्या, है ना, रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखो, इसको करने के भी एक दो तरीके बता लग सकते हैं हम लोग को। तो ये जो चीज है सर, ये दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab वाले फॉर्मेट लिखा पड़ा है, तो ऊपर लिखा पड़ा है ए प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं कि ए प्लस सी का होल स्क्वायर। इधर लिखा पड़ा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इधर लिखा पड़ा है बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये लिखा पड़ा है आपका, ये लिखा पड़ा है हमारा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, मतलब ये लिखा पड़ा है ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज आ गई, थोड़ा सिंपलीफाई कर दे इसको। अब कुल मिला के ए बी सी की वैल्यू या ए प्लस सी, अब ए प्लस सी आप सोचो, ए प्लस सी की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर आ जाओ। ए प्लस सी, अब आपको पता है इसका रूट है, तो इसका सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आप निकाल सकते हो, यानी अब आपका 10वीं क्लास की एंट्री हो गई फिर से, ठीक है। चलो देखो, अगर आप, एक तो तरीका ये है कि मुझे दिख रहा है कि ये इक्वेशन सुंदर सुंदर सी नहीं लग रही आपको, ध्यान से देखो, हमारी जो इक्वेशन है पहली वाली, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये चीज है। तो क्या आप इसको फटाफट से स्प्लिट करके रूट्स नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि डायरेक्टली दिख रहा है आपको, ये जो चीज है इसको अगर आप स्प्लिटिंग करोगे तो क्या आएगा, देखो प्रोडक्ट 3 है, तो -3 -1, तो यानी आप इसको सीधा फैक्टराइज करोगे तो x माइनस 3 और x माइनस क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अच्छा जी सर, बिल्कुल सही है। तो इसका जो रूट्स आएगा, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 3 और यहाँ से आएगा x की वैल्यू 1। तो इनमें से कोई सा भी एक आप ले लो, क्योंकि इसके रूट्स हमारे पास क्या है, a और b है, तो आप यहाँ से मान सकते हो a और b की वैल्यू कुछ भी ले लो। a कितना जाएगा 3 और b की वैल्यू कितनी जाएगी, मान लेते हैं कितना 1, कुछ भी ले लो, ठीक है। उसके बाद जो आपकी सेकंड, ये तो आपकी पहली इक्वेशन होगी, फिर दूसरी इक्वेशन आपकी क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, ठीक है, और बराबर 0। तो ये भी मेरे ख्याल में स्प्लिटिंग हो रही है इसकी, है ना, 5 5 या 15, 5 और 3 8, तो जब इसको आप फैक्टराइज करोगे तो x माइनस 5 और x माइनस 3 आपके हाथ में आ जाएगा। तो इधर से x की वैल्यू 5 आ रही है और इधर से x की वैल्यू कितनी आ रही है 3। अब इसके जो रूट्स है, इसके जो रूट्स आएंगे यहाँ से, इसके रूट्स क्या दे रखे हैं अपने पास, बी और सी, तो बी की वैल्यू और सी की वैल्यू इनमें से आएगी, चलो ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, इनमें से बी और सी की वैल्यू देख लेंगे अभी, है ना। उसके बाद तीसरे को भी स्प्लिटिंग कर लेते हैं। तीसरा क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इधर से क्या बनेगा स्प्लिटिंग करने के बाद, कि 5 आ रहा है ना और 6 आ रहा है, तो आपको पता है 5 के टुकड़े, एक तो 5 और 1 होगा, और 3 5 का तो टुकड़ा एक ही होगा, 5 और 1, तो 5 और 1 6 हो रहा है ना। तो इसको जब स्प्लिटिंग करेंगे तो सीधा सीधा है x माइनस 5 और x माइनस क्या आ जाएगा 1, यही आएगा हमारे पास, ठीक है। तो इधर से रूट्स क्या आएंगे, x की वैल्यू 5 आ गई है और x की वैल्यू कितनी आ रही है 1। अब आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है कि मैंने अभी a और b की वैल्यू लिखना क्यों रुक गया था मैं बीच में। देखो, ए बी बी सी सी,
कहीं ना कहीं इनके अंदर कॉमन वैल्यूज चल रही है। देखो खुद देखो आप, ए इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, बी इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करनी पड़ेंगी आपको बी की जो दोनों में कॉमन आए, ए की भी जो दोनों में कॉमन है और सी की भी जो दोनों में कॉमन है। तो यहां से आप वैल्यूज को आप टटोलो, तो मैं इसलिए इसको एकदम इरेज कर देते हैं। अब आप वैल्यूज को टटोलो इसके अंदर कि 3 1 5 3 5 1, तो देखो खुद देखो 3 1 इसमें 3 कॉमन आ गया, उसके बाद इसमें से 5 5 1 1, तो कॉमन आ गया ना वैल्यूज। अब आप सोचो कि पहली और दूसरी में कॉमन कौन आ रहा है, बी आ रहा है। इसका मतलब मेरे पास ये समझ में आ गई कि इधर लिख लेते हैं, जो हमारे पास बी है ना, बी उसकी वैल्यू कितनी आ गई सर, बी की वैल्यू आ गई, इन दोनों में कॉमन है, तो इसके रूट्स आपके ए बी है ना, इसके रूट्स क्या आ रहे हैं आपके बी सी, तो इसमें ए बी, बी कॉमन आ रहा है, तो बी की वैल्यू कौन सी आ गई, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3, तो बी की वैल्यू 3 आ गई। उसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पर से कि फर्स्ट के बाद सेकंड और थर्ड देख रहा हूँ, सेकंड थर्ड में सी की वैल्यू, तो इनमें से कॉमन क्या आ रही है, एक्स की वैल्यू 5 आ रही है, तो इसका मतलब सी की वैल्यू कितनी आ गई है, बहुत बढ़िया 5 आ गई है। उसके बाद लास्ट अपना जो कॉमन वैल्यू बचा है वो फर्स्ट और थर्ड में, और फर्स्ट और थर्ड में कॉमन क्या आएगा, ए आ रहा है, तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है, ए की वैल्यू आ रही है कितनी, 3, ओ सॉरी 1, ठीक है। तो यानी एबीसी की वैल्यू फिक्स हो गई, और जब फिक्स हो गई वैल्यू तो आप इसमें रख दो डायरेक्टली और वैसे सोल्व हो जाएगा। तो फटाफट से रख देते हैं, देखो क्या आ रहा है, ये आएगा ए प्लस सी, तो ए की वैल्यू 1 है और 5, तो 1 प्लस 5, 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ रही है, तो ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ रही है, हमारे पास ए है आपका 1, माइनस बी आपका 3, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव का स्क्वायर है पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद बी माइनस सी कितना आ रहा है सर, बी माइनस सी यहाँ पर है, तो 3 माइनस 5, 3 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर से लास्ट ए माइनस सी, तो 1 - 5, 1 - 5 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ रहा है देख लो, 6 का स्क्वायर 36, 36 आ गया, कितना आ गया 36। फिर ये जाएगा -2 का स्क्वायर, तो प्लस का 4 आएगा। उसके बाद -2 का स्क्वायर फिर से 4 आ जाएगा, और ये लिखा पड़ा है -4, एक में से 5 गए 4, -4 का स्क्वायर कितना जाएगा 16। तो फाइनली दिस इज द मैट्रिक्स जो यहाँ कंप्यूट करवाने की बात कर रहा था। तो देख रहे हो आप यहाँ पर से क्या शानदार क्वेश्चन है, 10वीं क्लास की चीज को यहाँ से कनेक्ट कर दिया मैट्रिक्स साथ। तो ध्यान से करना, मैं वो भी बता रहा हूँ, कॉमन वैल्यूज का रिलेशन याद रखना। ओके, चलो आगे बात करते हैं। वैसे एक बार मैं चेक कर लेता हूँ हमने कोई मिस्टेक नहीं कर दी हो। -2 का स्क्वायर 4, ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब आता है हमारे पास कि हम एडिशन करना सीख गए, अब बात किसकी आई, ऑब्वियस सी बात है प्रॉपर्टीज, क्या आएगी, प्रॉपर्टीज, कि हम एडिशन में कैसे कैसे चीज़ों को, मैट्रिक्स को कैसे कैसे ऐड कर सकते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहली चीज़ आपके पास आएगा वही जो बचपन से पढ़ के आते हैं, नंबर्स के बीच कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी क्या होती है, तो देखो कम्यूटेटिविटी का मतलब है कि ए प्लस बी करूँ या बी प्लस ए करूँ, दोनों आप कर सकते हो, दोनों बराबर। मतलब दो मैट्रिक्स को आप चाहे आगे पीछे स्विच कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा, एडिशन का जो आंसर आएगा ना वो क्या आएगा, सेम आएगा। इसको करने की जरूरत नहीं है, इसको आप देखो मैं पीछे जाके बता सकता हूँ आपको कि ये जो चीज़ है, मैं अगर ये प्लस ये करता, मतलब इसको आगे रख देता, तब भी आपका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, सिमुलेशन के बाद कोई टेंशन की बात नहीं है। तो कम्यूटेटिविटी होती है एडिशन के अंदर। दूसरा एसोसिएटिविटी, अरे एसोसिएटिविटी में ये गड़बड़ लिखा पड़ा है, एक सेकंड करेक्शन करने दो मुझे, ये गलत है, यहाँ पर ये गलत है, इसको गायब करते हैं। तो इसको सही करने का तरीका ये है, देखो एसोसिएटिव का मतलब है साथ, कि आपके पास 3 मैट्रिक्स आ गए जैसे, ठीक है, ये 3 मैट्रिक्स आ गए। तो अगर आप चाह रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि जब हम ऐड करते हैं ना तो दो चीज़ें ऐड होती हैं एक बार, कभी 3 4 चीज़ें एक साथ ऐड नहीं होती, दो ही ऐड होती है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसमें मैंने बी प्लस सी को पहले ऐड करा, उसके बाद जो रिजल्ट आया उसको फिर ए में ऐड करा, या फिर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने पहले ए प्लस बी को ऐड करा, उसके बाद रिजल्ट आया उसको मैंने सी में ऐड करा, तो ये दोनों चीज़ें इक्वेट रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं। आप कोई से भी दो मैट्रिक्स को ऐड करके तीसरे में ऐड करोगे, कोई से भी दो मैट्रिक्स को तीसरे में ऐड करोगे, तो रिजल्ट आपका दोनों केस में क्या आएगा, सेम आएगा, क्या आएगा, सेम। ओके, नेक्स्ट है हमारी थर्ड, एडिटिव आइडेंटिटी। तो जैसे नंबर्स में नहीं करते, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, पहचान। मतलब 5 में
क्या जोड़ू कि 5 आ जाए, तो ऑब्वियसली आप क्या जोड़ोगे, 5 में क्या जोड़ू बताओ, 0 जोड़ूंगा तभी तो 5 आ जाएगा। तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ ए मैट्रिक्स में क्या ऐड करूँ कि हमारे पास क्या आ जाए, वापिस ये आ जाए, तो ये जो क्या चीज है, अब नंबर्स में 0 होता है, यहाँ पे 0 थोड़ी होता है, यहाँ पर कौन होता है, बिल्कुल नल मैट्रिक्स होता है। कैसा मैट्रिक्स, तो ओ आपका जो है ना, ओ इज नल मैट्रिक्स, ठीक है। और नल मैट्रिक्स को यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, इसी को बोल रहा हूं मैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोल रहा हूँ सर, एडिटिव आइडेंटिटी, ध्यान रखना इस चीज को। तो नल मैट्रिक्स इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद एडिटिव इनवर्स, तो वही नंबर्स का होता है ना एडिटिव इनवर्स, मतलब जैसे मैं 5 में क्या ऐड करूँ कि वो 0 बन जाए, 5 में क्या ऐड करोगे 0 बन जाए, तो आपको पता है, आप बोलोगे सर 5 में -5 ऐड कर दो, है ना। आप बोलोगे सब्ट्रैक्शन है, नहीं नहीं नहीं, बात वही है, 5 में -5 ऐड कर रहा हूँ तो वो क्या आ रहा है 0, तो -5, 5 का क्या बन गया एडिटिव इनवर्स। या फिर मैं बोलूँ कि -5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा 5, तो सेम वही चीज़ है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ एक मैट्रिक्स ए है, उसमें मैंने ऐड करा बी, तो आपका नल मैट्रिक्स आ गया, या बी में ऐड करा ए तो आपका नल मैट्रिक्स आ गया, तो कम्यूटेटिविटी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही मैंने ए में बी ऐड करा और ये नल मैट्रिक्स हो गया, तो आप समझ जाओ कि कहीं ना कहीं ये जो चीज है ये ए का उल्टा है, उल्टा मतलब बिल्कुल सेम वैल्यू के साथ रिवर्स साइन लेके आएगा, यानी कि इसी को हम क्या बोल देते हैं, एडिटिव इनवर्स। क्या बोल देते हैं, एडिटिव इनवर्स। अब इसको हम आगे क्या बोलने वाले हैं, तो देखो नोट में लिखा पड़ा है कि इसको सोचो, बी की जगह मैं यही तो लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं यही तो लिख रहा हूँ, ए माइनस ए ओके नल मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये बी जो एक्चुअली में माइनस ए है, और इस माइनस ए को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स ए, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर अभी पढ़ेंगे, उसमें आप समझ जाओगे, माइनस का मतलब -1 से मैं ए को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो ए माइनस ए आपका क्या बन जाएगा, नल मैट्रिक्स। तो कभी भी दो मैट्रिक्स को ऐड करने पर नल मैट्रिक्स आ जाता है, तो इसका मतलब एक मैट्रिक्स उस दूसरे मैट्रिक्स का क्या है, एडिटिव इनवर्स। ओके, उसके बाद लास्ट है पांचवी, कैंसिलेशन लो। कैंसिलेशन का मतलब वही बेसिक सी बात है कि आप अलजेब्रा लगा सकते हो, जैसे इक्वेशन नहीं करते, जैसे इक्वेशन के अंदर हम करते नहीं है क्या, ऐसे जैसे कि भैया x प्लस वाई माइनस इधर 2x है, तो इसको आप इधर बुलाओगे तो x प्लस 2x हो जाएगा ऐसे। तो ये चीज़ भी आप इस पे परफॉर्म कर सकते हो, वही चीज़ समझा रखिए। तो जैसे कि यहाँ पर से a प्लस बी बराबर a प्लस है, तो a से a कट गया तो b बराबर c इम्प्लाइज कर रहा है। तो ये लेफ्ट से काटा, इसको लेफ्ट कैंसिलेशन बोलते हैं। इधर देखो, यहाँ से इधर b से b काट दिया तो a बराबर c आ गया, तो ये राइट राइट से काटा, राइट हैंड साइड से काटा, राइट से है ना, इधर लेफ्ट से कट रहा है, बात वही है। पर कुल मिला के इसका जो मीनिंग है वो ये है कि आप इसको a को इधर ट्रांसफर करोगे तो ये a प्लस का इधर आके माइनस a बनेगा। और अभी हम क्या सीख के आए हैं, अभी हम सीख के आए हैं कि a माइनस ए क्या होता है, नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स प्लस बी बराबर सी हो जाएगा। अब आप खुद सोचो कि अभी हमने ये सीखा था कि ये जो नल मैट्रिक्स है ये आपका क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो बी प्लस नल मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, बी बराबर सी। क्लियर है कि चीज, इसमें भी वही कर रहे हो आप कि इसको इधर भेज दो, बी को इधर भेज दो, नल मैट्रिक्स हो जाएगा, तो ए बराबर सी हो जाएगा। कुल मिला के ये बात आपको ही समझनी है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। स्केलर क्या होता है, स्केलर इज अपने आप में क्या, कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, फिजिक्स की भाषा में स्केलर मतलब कोई ना कोई कांस्टेंट होने वाला, ठीक है। यानी आप एक मैट्रिक्स को आप किसी न किसी रियल नंबर या कोई नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, कुल मिला के बात है। तो लिखा पड़ा है, पढ़ लेते हैं। ए कोई मैट्रिक्स है, ए आई जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, ठीक है। और यहाँ से के अपने आप में कोई स्केलर है, कोई भी स्केलर है, पता नहीं कौन सा स्केलर है। मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए, तो यहाँ पर से ए जो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को आप के से मल्टीप्लाई करोगे, तब हम क्या बोलेंगे कि के इज कॉल्ड द स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बाय के एंड इज डिनोटेड बाय के ऑफ ए। तो के ऑफ ए का मतलब क्या है कि आप ए के मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई कर रहे हो। आगे बात समझ में, तो देखो नीचे देखते हैं, एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। तो देखो एक मैट्रिक्स ए है, अब ये ए का ऑर्डर तो बताने की जरूरत है क्या, कितने हैं, 2 रोज, 1 2 3 कॉलम्स, ठीक है। तो के ए क्या होगा, के ए का मतलब है कि मैं ए मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि आप ए मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई करो। याद रखना, के से मल्टीप्लाई करो मतलब के ए, के बी, के सी, के डी, के ई, के है, ठीक है। अच्छा, ये तो चलो बहुत आसान चीज है कि सर ठीक है, के की वैल्यू अगर 1 होगी तो 1 तो कोई मतलब ही नहीं है, -1 होगी तो सारे एलिमेंट को माइनस से माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी माइनस ए माइनस एफ। 2 होगी तो 2a 2b 2c 2d 2e 2f। 3 होगी तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, -½ होगी, कुछ भी होगी तो आप यहाँ से हर एक एलिमेंट को उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। इससे लेकिन एक रिवर्स से
क्या सीखने को मिली? तो कि आप कॉमन भी ले सकते हो, यानी इस मैट्रिक्स से वापस आपके बाहर निकाल सकते हो। लेकिन याद रखना, जब भी आप कॉमन लोगे तो जैसे हमने मल्टीप्लाई करा सारे एलिमेंट से, तो आप कॉमन भी हर एक एलिमेंट से निकालने वाले हो। यही नोट में लिखा पड़ा, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला कि ए मैट्रिक्स है कोई, है ना, 2 4 6 8 10 12, ये ले लो। अब इसमें आप क्या बोलोगे कि इस सब के अंदर जो कॉमन है आप कॉमन निकाल सकते हो। तो ये कॉमन क्या आएगा, आप खुद सोचो क्या आएगा। कि सारे में कॉमन आ रहा है ऐसा नंबर देख लो तो सब 2 के मल्टीपल है, तो आप बाहर 2 कॉमन निकाल सकते हो इससे। तो बनेगा 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इस तरीके से हम कॉमन भी ले सकते हैं, रिवर्स काम भी कर सकते हैं। आगे बात समझ में? चलो, बहुत आसान चीज है। अब करते हैं इसका एक क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से सीखेंगे। क्वेश्चन क्या है, देखो, ए मैट्रिक्स दे रखा है और एक के दे रखा है। तो पूछ रहा है आपसे कि बी माइनस ए माइनस के बता दो। तो बात वही है, इक्वलिटी डालना ही डालना है इसको अर्जी के। तो देखो, के मैट्रिक्स उसने दिया है और मेरे पास ए मैट्रिक्स है, तो क्या मैं खुद के नहीं लिख सकता हूँ? क्या मैं लिख सकता हूँ ना के। तो देखो भाई, के कैसे लिखेंगे, तो आप खुद बताओ कि के मैट्रिक्स बनाना है आपको, तो उसने तो दे ही रखा है, मैं खुद भी तो लिख लूँ। तो मेरा के मैट्रिक्स क्या होगा, के के इस मैट्रिक्स को सारे एलिमेंट्स को के से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना बनेगा, 0, फिर 2k, फिर 3k, इधर बनेगा माइनस का 4k, ठीक है। और ये के मैट्रिक्स आपको उसने दिया है, तो दोनों मैट्रिक्स बराबर ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो इधर से मैट्रिक्स क्या आएगा, आप बताओ, 0 3a 2b और ये 24। तो इधर से बराबर हो जाएगा आपका इसके 0 2k 3k माइनस 4k। आ गई बात समझ में? अब इक्वलिटी का क्वेश्चन बन गया, तो यहाँ से 0 0 के बराबर 3a बराबर 2 के हो जाएगा, इधर से 2b बराबर 3 के हो जाएगा, 24 बराबर -4 के। तो जो भी बराबर है एक बार लिख लेते हैं। 3a बराबर आएगा 2 के, ठीक है। 2b बराबर जाएगा 3k के। उसके बाद इधर से आएगा 24 बराबर में -4 के। तो इधर से k की वैल्यू कितनी जाएगी, काट देंगे तो माइनस का कितना जाएगा, 6, ठीक है। k की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 6। और k की वैल्यू आते ही a और b की वैल्यू भी आ जाएगी। तो सोचो कितने आएंगे, तो 3a बराबर में 2 इंटू में -6 रख दो, तो यहाँ से कितना जाएगा, a बराबर में ये -2 बनेगा, तो माइनस का कितना जाएगा, 4, ठीक है। इधर से रख दो 2b बराबर में 3k, तो 3 इंटू में -6, तो ये माइनस का 6 है, ठीक है, बी नहीं है। यहाँ से काट दो, ये कितना जाएगा, माइनस का 3, तो बी आ गया आपका माइनस का 9, ठीक है। के आ गया, बी आ गया, ए आ गया, तो सब कुछ ही आ गया। तो अब आपको आंसर लिखने में कोई दिक्कत थोड़ी आएगी। चलो भाई, चलो 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 चलो। तो बी माइनस ए माइनस के की वैल्यू लिखवा रहा है, तो क्या लिख दे बताओ, लिख दे, वैल्यू लिख दो, आ जाओ। हाँ जी, पी की वैल्यू कितनी आ रही है, -9, और ए की वैल्यू आ रही है -4, और फिर माइनस के की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 6। कितने माइनस आ गए बताओ। तो प्लस का 4 प्लस का 6, तो 6 और 4 10 -9, इसका आंसर कितना आएगा आपका, 1, ठीक है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर हर एक एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना, याद रखना। अब आती है इसकी भी क्या प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज ही सेम ही है, वो वही चीज है, कुछ नहीं है। तो ए और बी अगर दो मैट्रिक्स है, इनका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो k इंटू ए प्लस बी, मतलब आप क्या कह रहे हो कि आप यहाँ से पहली प्रॉपर्टी में कह रहे हो सर कि k इंटू ए प्लस बी का मतलब है कि आप दो मैट्रिक्स को ऐड करके उसके बाद बाहर इसके जैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो ये ना करके आप सीधा k से दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे। तो ये दोनों रिजल्ट अपने आप में क्या आएंगे, बराबर आएंगे। यानी आप ऐड कर कर के से मल्टीप्लाई करो, या आप ए और बी को पहले के से मल्टीप्लाई करो फिर ऐड करो, दोनों बराबर है। उसके बाद इधर भी देख लो, इसमें कह रहा है k1 k2 है, तो आप यहाँ से देख रहे हो दो स्केलर है, तो आप या तो दोनों स्केलर को मल्टीप्लाई करके फिर ए से मल्टीप्लाई कर लो, या पहले k2 को ऐसे कर लो फिर k1 से कर लेना। तो ये चीज़ वही बता रही है कि आप ऐसे कर सकते हो, पॉसिबल, ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद स्केलर है, तो सीधा सीधा सा आप इनको ए से, वही बचपन में करते हैं नंबर से, वही खेल करना है। तो k1 ए कर दो, k2 ए कर दो, कर सकते हो। इधर माइनस है, देखो आ गया ना माइनस, नेगेटिव मैट्रिक्स, तो माइनस के है, तो माइनस के का मतलब है कि वही चीज़, जैसे मान लो आप, मैं बोल रहा हूँ माइनस ए का मतलब क्या है, तो -1 को आप किससे मल्टीप्लाई करो, ए से, वही चीज़ है, वो नेगेटिव मैट्रिक्स है। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं। अब आता है सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन तो कुछ है ही नहीं।
सब्ट्रैक्शन तो बेसिकली एडिशन का ही दूसरा रूप है। तो यहाँ पर से क्या ही समझाएं, इसके अंदर पढ़ लेते हैं सीधा ही कि अगर दो मैट्रिक्स हैं ए और बी जिनका ऑर्डर एम क्रॉस एन है, तो सब्ट्रैक्शन कब डिफाइंड होगा, जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम। वही चीज़ है जो एडिशन में था। और करते कैसे हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी पहला मैट्रिक्स माया दूसरा मैट्रिक्स, तो पहले का एलिमेंट माया दूसरे का एलिमेंट करना है। वही चीज़ लिखी पड़ी है। तो फटाफट से अगर मैं बोलूँ कि ये ए माइनस बी है, चलो भाई कर लें। तो अब ध्यान रखना, ऐड नहीं कर रहे हैं तो ऑर्डर तो क्या आएगा आपका, सेम ही आने वाला है। तो इसका ऑर्डर कितना है, ऑब्वियस सी बात है, इसका कितना आएगा, 3 रो 2 कॉलम, तो इसका मतलब 3 क्रॉस 2 आएगा। ठीक है। अब कैसे होगा, तो 5 और 6 ये ऐड हो रहे थे, अब की बार भी थे माइनस आ गए। तो आप ये समझ सकते हो कि बेसिक सी बात है, ये लिखा पड़ा है, माइनस से आप सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो और वो एक तरह से यहाँ पर प्लस ही हो जाएगा। बात वही है। सीधा 5 माइनस से कितना जाएगा, माइनस का 1। उसके बाद आएगा 2 माइनस का 8 तो जाएगा माइनस का 6। उसके बाद -7 -5 दोनों माइनस के, माइनस का आ जाएगा 12। उसके बाद 0 -4 तो जाएगा माइनस का 4। 3 -8 कितना हो जाएगा, 3 -8 हो जाएगा सर माइनस का 5। और यहाँ से 9 माइनस 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 +2 तो 9 और 2 क्या हो जाएगा, 11। समझ में आ गया। तो एडी सब्ट्रैक्शन ऐसे करना है, वही चीज। क्लियर। चलो अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, फाइनली हम आ गए हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने आपको बताया ना, अलजेब्रा के अंदर मेन क्या याद रखना है, कब और कैसे। कब होगा और कैसे होगा। तो कब होगा इसका जवाब पहला यहां से लो कि कैसे होता है। देखो पहले पढ़ते हैं। एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन, और बी दूसरा मैट्रिक्स है पी क्रॉस को। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब होगा, डिफाइन, है ना। तो देखो भैया यहां से आ जाते हैं। पहली चीज तो हम जब ए को हम क्या बोल रहे हैं, ए को बोल रहे हैं यहाँ पर से प्री मल्टीप्लायर, प्री मल्टीप्लायर यानी पहले आ रहा है। और बी को हम क्या बोल रहे हैं, पोस्ट मल्टीप्लायर, यानी कि मल्टीप्लायर बाद में आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं, पोस्ट मल्टीप्लायर। तो ए क्रॉस बी डिफाइंड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन भी जरूरी नहीं था हो, लेकिन ऑर्डर सेम हो रहा था। तो यहाँ पर कब होगा, तो देखो भैया ए बी होगा तो मैट्रिक्स आएगा, प्रोडक्ट करने वाला ऑब्वियस सी बात है, मैट्रिक्स है तो कोई मैट्रिक्स ही आने वाला है, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट मैट्रिक्स ही आएगा। तो सी मैट्रिक्स कब आएगा, कब होगा और उसका ऑर्डर क्या होगा, वो दोनों चीजें कब होगा और उसका ऑर्डर क्या होगा, तो वो देख लो। तो पहली चीज इसका प्री मल्टीप्लाई का जो रोज, इसका रोज और इसका कॉलम दोनों में रिश्ता क्या होना चाहिए आपका, पक्का, यानी ये होने चाहिए एन बराबर पी। पहली कंडीशन यही है कि हमारे पास जो प्री मल्टीप्लायर है ना, उसके जो कॉलम्स की संख्या है उसके रोज की संख्या क्या हो बराबर, मतलब इन दोनों का रिश्ता पक्का हुआ। और बच गए क्या, ये तो मान लो कैंसिल आउट हो गए, अब बच गए आपके पहले के रो और दूसरे के कॉलम। तो जो आपका प्रोडक्ट का जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा एम क्रॉस में कितना क्यू। क्या ये बात समझ में आ गई, दोबारा सुन लेते हैं एक बार, ध्यान से सुनना। मैं क्या कह रहा हूं कि ए क्रॉस बी लिख रहा हूं, तो ए प्री मल्टीप्लायर होता है, बी पोस्ट मल्टीप्लायर होता है। तो जो प्री मल्टीप्लायर है ना, उसके आपके कॉलम्स का रिश्ता दूसरे वाले के रोज से मैच होना चाहिए। मैच का मतलब दोनों बराबर हो, तब जाके रिश्ता पक्का और आप मल्टीप्लाई कर पाओगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, एम क्रॉस क्यू। आगे बात समझ में कि हमने क्या समझा कि कब होगा, कब होगा समझा है अभी हमने, कब होगा। तो कब होगा, जब हमारे पास कॉलम्स जो होंगे पहले वाले प्री मल्टीप्लाई के वो बराबर देंगे किसके, रोज के। ये तो कब होगा। और जो ऑर्डर आएगा आपका प्रोडक्ट का, जो ऑर्डर आएगा प्रोडक्ट का वो क्या जाएगा, हमारा जो पहला मैट्रिक्स है उसका रोज क्रॉस दूसरे वाले का कॉलम। समझ गए, आ गए मेरी बात। तो दोनों चीजें आपको इसमें हेल्प कर रही हैं, ये तो बताएंगी होगा नहीं होगा, होने के बाद ऑर्डर ही आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है कि कब होगा, समझ में आ गया, ठीक है सर कब होगा। अब होगा कैसे वही बता दो। तो जो होगा कैसे, तो देखो अभी आप ये समझो कि इसने कॉलम और रोज ने अपने कुर्बानी दे दी कि हमने तो रिश्ता पक्का कर दिया, अब तुम संभाल लो तुम्हारा काम। तो अब जो होगा ना, यहाँ से बची रो, यहाँ से क्या बची कॉलम, ऑर्डर भी वही आएगा और जो आपका मेथड भी देखो वही है, रो बाय कॉलम। तो अगर पहला मैट्रिक्स ये है और दूसरा मैट्रिक्स ये है, तो पहला मैट्रिक्स प्री मल्टीप्लाई और दूसरा पोस्ट मल्टीप्लाई। तो ये रो और ये कॉलम, मतलब इसकी रो और कॉलम, कॉलम और रो में तो रिश्ता पक्का करा, देखो चेक कर लेते हैं पहले तो। इसका जो ऑर्डर आएगा 2 क्रॉस 2, और इसका ऑर्डर कितना आएगा, इसका आएगा 2 क्रॉस 3। तो 2 और 2 मैच हो गए, मतलब इन्हें तो रिश्ता पक्का कर दिया। तो अब जो आपका मैट्रिक्स आएगा, सोचो सर क्या आएगा, जो भी आपका मैट्रिक्स आएगा उसका आपका ऑर्डर क्या होगा, तो 2 क्रॉस 3 है ना।
2 क्रॉस 3 होगा, पहले वाले के रोज और दूसरे वाले कॉलम्स का ऑर्डर बचेगा, वही आएगा। अब रो बाय कॉलम ही तो देख रहे हो, तो रो और कॉलम ही तो रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर से। तो रो बाय कॉलम का मतलब ये है कि आप मुझे बताओ इसमें एलिमेंट्स कितने आएंगे। 2 क्रॉस 3 के अंदर कितने एलिमेंट है, 6 आएंगे। तो वो कैसे आएंगे, देखो यहां से हमारा जो पहला एलिमेंट आएगा रो 1, और ये कौन सा एलिमेंट, ये कौन सी कॉलम है सेकंड मैट्रिक्स की, पहली कॉलम, पहली रो पहली कॉलम। तो पहली रो पहली कॉलम का मतलब है A11, क्या हो गया, पहली रो और पहली कॉलम A11, फिर पहली रो दूसरा कॉलम A12, पहली रो तीसरा कॉलम A13, फिर दूसरी रो पहली कॉलम A21, फिर है ना A22, फिर A23, हो गए सारे छह छह के छह। तो अब होगा तो सही, समझ में आ गया, एलिमेंट की रो बाय कॉलम चल रहा है, तो कैसे करोगे। अब रो बाय कॉलम का मतलब है कि इसका जो एलिमेंट है ये पहले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा इससे मल्टीप्लाई होगा, और दोनों का क्या करना है आपको, ऐड। क्या करना है सर, ऐड। यानी कि एक्चुअली में यहाँ तक पहुंचते पहुंचते मेरा जो एलिमेंट है वो कैसे आएगा, तो 1 क्रॉस 2, 1 × 2 से करो, फिर 2 क्रॉस 0, उनको क्या करना है आपको, हम हर हालात में क्या करना है, जोड़ना है। तो 1 × 2 + 2 × 0, तो कितना आया, ये आया आपका 2। कितना आ गया सर, ये 2 आ गया। ये आ गया आपका 2। अब अगला ये तो आ गया A11। अब A12 कैसे आएगा, 1 2 तो 1 × 4 कितना होगा, 4, और यहाँ पर से 2 × -1 तो आ गया -2। तो 4 - 2 कितना होता है, वो भी कितना होता है, 2 हो गया। समझ में आ गया। अब अगला है आपका एलिमेंट A13, तो 1 × 5 5, और 3 × 2 = 6, तो 6 + 5 कितना हो गया, ये फिर से 11 आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये आपका रो और ये आपका कॉलम, तो A21, तो 3 × 2 = 6, और प्लस में 4 × 0, तो 0 हो गया। तो 6 + 0 कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक, उसके बाद ये इंटू ये हो जाएगा, तो 3 × 4 कितना होता है, बिल्कुल 12, और 4 × -1 -4, तो 12 माइनस कितना, 12 - 4, 12 - 4 ही आ रहा है ना, 4 × 12, और ये ठीक है, 12 - 4 कितना हो गया, 8 आ गया। समझ में आ गया मेथड। ये फिर और ये लास्ट, तो 3 × 5, और ये 4 × 3, तो 5 × 3 = 15, 15 और 12 कितना जाएगा, 15, और 10 25 2 27। तो ये आपका आ गया आपका एक मैट्रिक्स जो मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो याद रखना कब होगा, कब होगा, जब हमारे पास पहला जो प्री मल्टीप्लायर है उसके कॉलम पोस्ट मल्टीप्लायर के रोज के बराबर होगा। ये रिश्ता पक्का हो जाएगा। जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, आपका पहले वाले का रोज और दूसरे वाले कॉलम्स का क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, तो रो बाय कॉलम, पहले का रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके आपको क्या करना है, उनको ऐड करना है। ठीक है, तो विद द प्रैक्टिस धीरे धीरे आपकी स्पीड तेज हो जाएगी, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा अब आगे बात करते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, अरे एक मिनट, यहाँ पे मिस टाइप हो गया, ये जो है स्केलर को हटाओ, ये बहुत मिस टाइप हुए पड़े हैं, रुको, इसमें से स्केलर गायब करो। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, स्केलर तो कर चुके हैं ना हम। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन पे आ गए हैं। ठीक है, चलो चलो कोई नहीं, हो जाती है मिस्टेक्स छोटी छोटी। अब मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी जो है वो क्या कहेगी, देखो सबसे पहली चीज जो हमने एडिशन में पढ़ी थी, कम्यूटेटिविटी, है ना, इसमें भी बात करेंगे। तो ये थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ध्यान से सुनना ना। तो जनरली मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है ना, वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। कम्यूटेटिव नहीं होता मतलब कि ए बी और बी ए बराबर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ए बी बी ए के बराबर हो, ए बी बी ए का मतलब इंटरचेंज करना। तो ए बी बी ए के बराबर ऐसा जरूरी नहीं है। इनफैक्ट ऐसा होगा कि ए बी एग्जिस्ट करेगा ना, तो बी ए हो सकता है एग्जिस्ट ही ना हो। यानी ए बी आपका प्रोडक्ट हो सकता है, तो बी ए प्रोडक्ट ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे सिनेरियोज बनेंगे, तो एक एक करके आराम आराम समझते हैं। तो ए बी डिफाइंड हो सकता है, बी ए डिफाइंड ही ना हो। क्यों नहीं हो सकता, उसके लिए देखो मैंने आपको कुछ एग्जांपल दे रखे हैं साथ साथ। तो अब आप मुझे बताओ, ए बी डिफाइंड होगा नहीं होगा, बताओ सर। ए बी यहाँ पर से डिफाइंड होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए रिश्ता पक्का करेगा, ये वाले कॉलम ये वाले रो, तो 2 = 2 हो गया। हमारा ये जो रिश्ता है, ये जो रिश्ता है पक्का हो गया ना। तो आपका जो ए बी आएगा वो डिफाइंड होगा, बिल्कुल होगा। और ए बी का जो आपका ऑर्डर आएगा 3 × 4, यानी ए बी तो आपका डिफाइंड हो गया। ठीक है,
क्या बी ए डिफाइंड होगा क्या सर? ये बी ए डिफाइंड होगा क्या? तो उसके लिए रिश्ता पक्का करने के लिए 4 और 3 नहीं होगा। ये देखो, ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो बी ए आपका डिफाइंड ही नहीं होगा। तो जब डिफाइंड नहीं है तो ए बी बी ए के बराबर की बात कहाँ से हो गई? ए बी तो हो रहा है पर बी ए डिफाइंड ही नहीं है। तो चलो आगे बात करते हैं, इसको देखें। इसमें डिफाइंड हो रहा है क्या? देखो, डिफाइंड हो भी सकता है, ऐसे जरूरी नहीं है। पहला केस था ए बी डिफाइंड हो, बी डिफाइंड हो। अब इसके केस में देखो, यहां पर से हमारे पास ए बी का 2 और 2 बराबर, रिश्ता पक्का। तो ए बी का जो आएगा प्रोडक्ट डिफाइंड होगा, और ए बी का प्रोडक्ट कितना आ रहा है सर? ये आ रहा है 3x3। ठीक है, उसके बाद बी ए, तो बी ए डिफाइंड होगा क्या? नहीं होगा, उसके लिए देख लो भैया, बी ए डिफाइंड होगा नहीं होगा, तो ये 3 रिश्ता पक्का। तो बी ए कितना आएगा? बी ए डिफाइंड होगा क्या? बिल्कुल, लेकिन उसका ऑर्डर क्या आएगा? 2x2। तो आप मुझे बताओ, इसमें डिफाइंड तो हो गया, लेकिन हम यही पढ़ के आए हैं ना, दो मैट्रिक्स बराबर कब होते हैं? पहली कंडीशन यही थी कि उनका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो मतलब इनका ऑर्डर सेम नहीं है, मतलब ए बी बी ए डिफाइंड है पर ए बी बी ए के बराबर अब भी नहीं होगा। आगे मेरी बात समझ में? ऑर्डर भी सेम और अंदर के एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। यानी कि अगर किन्हीं परिस्थितियों में आगे ऑर्डर भी सेम आ गया ना, तब भी ए बी और बी ए बराबर हो, इसकी गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि अंदर के एलिमेंट्स कहाँ है पता? ये तो एलिमेंट्स नहीं पता, तब तक कैसे बताओगे? समझे नहीं समझे आप? चलो, अब मैंने लिख रखा है यहां पर से कि सर ए बी बी ए दोनों डिफाइंड कब होंगे? दोनों डिफाइंड कब होंगे? तो उसके लिए आप खुद सोचो, अभी हम यही तो करके हैं। ए बी बी ए डिफाइंड कब होंगे? देख लो, जब ये दोनों भी बराबर हो और ये दोनों भी बराबर हो। यही तो करके हैं हम लोग। तो वही चीज लिखी पड़ी है कि ए बी बी ए डिफाइन कब होंगे? जब इधर से, अरे रंगीन चेंज करो, इधर से एन जो हो ना वो तो पी के बराबर हो। और अगर मैं बोलूं कि भैया मुझे बी ए डिफाइन करना है, तो मुझे एम बराबर क्या करना पड़ेगा? एम बराबर क्या करना पड़ेगा? ये क्यू। मतलब कुल मिला के ये बात समझ लो आप कि जब ए बी और बी ए डिफाइंड होंगे ना, तो ये समझ लो कि इनके कहीं ना कहीं रो कॉलम और कॉलम रो बराबर होने चाहिए। कॉलम रो और रो कॉलम बराबर होने चाहिए, तब जाके ए बी और बी ए डिफाइंड होंगे, जो कि इसमें हमने देखा था। देखो, रो और तभी तो हो रहे हैं। तो ए बी बी ए डिफाइंड होंगे, पर इनका ऑर्डर सेम आएगा नहीं आएगा उसका कुछ नहीं कह सकते अभी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब अगली चीज क्या है इसी के अंदर? अगली चीज ये है कि ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इनका ऑर्डर क्या है? सेम होगा। तो ए बी और बी ये दोनों डिफाइंड होंगे। समझे नहीं समझे? मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब एक ए भी 3x3 है और बी भी 3x3 है। तो अभी हम सीख के आए थे ना कि रो कॉलम मर्ज हो जाएंगे, जैसे 3x3, तो ये 3 ये 3 दोनों बराबर है, मतलब ए बी बी ए डिफाइंड होंगे। इवन उसका ऑर्डर भी सेम आने वाला है, देखो ध्यान से ना। तो ये डिफाइंड होंगे, पर फिर भी बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो मैं आपको बता चुका हूँ। चलो देखो 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 देखो, तो इसमें देखो ए बी, सर ए बी मतलब 3x3 रिश्ता पक्का। तो ए बी का ऑर्डर कितना आएगा? 3x3 आएगा। इधर से बी ए का ऑर्डर कितना आएगा? तो सर बी ए का ऑर्डर कितना आएगा? 3, ये रिश्ता पक्का। तो बी ए कितना आएगा? 3x3। तो ये दोनों ए बी बी एग्जिस्ट भी कर गए, लेकिन फिर भी ऑर्डर भी सेम है। फिर भी कह रहा हूँ कि इक्वल हो भी सकते नहीं हो सकते, क्योंकि अंदर के एलिमेंट्स के बारे में नहीं पता कि ए बी के अंदर के एलिमेंट्स और कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स बी ए के सेम होंगे या नहीं होंगे। आ गई बात समझ में? अच्छा, इन केस मान लो किसी दिन किस्मत अच्छी रही, फिर भी ए बी और बी ए बराबर आ गए, मतलब अंदर के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी बराबर हो गए, तो उस समय हम ए और बी को क्या बोलते हैं? कि एक दूसरे को कम्यूट कर रहे हैं। कम्यूट का मतलब है चेंज करने के बाद बराबर होते हैं, तो ए एंड बी कम्यूट बोलता हूं उनको। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन में बोल दे कि ए एंड बी कम्यूट ईच अदर, तो इसका मतलब है ए बी हमारा किसके बराबर दे रखा है उसने? बी ए के। और अगर ए बी बराबर माइनस बी है, तो माइनस मतलब समझ गया ना, एंटी पार्टी। तो एंटी कम्यूट बोल दो। एंटी कम्यूट का मतलब है ए बी बराबर क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ बी ए। ठीक है, चलो भैया, अब हमारे पास अगला क्या है कि डायगोनल मैट्रिक्स है ना, जिनका ऑर्डर सेम। अब डायगोनल मैट्रिक्स याद है कि आपको? डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स था, जिसके हमारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते थे? सिर्फ होते थे, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होते थे। ठीक है, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होते थे, तो वो कम्यूटेटिव होता है, यानी ए बी बराबर क्या हो जाएगा? बी ए। तो डायगोनल मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम होगा तभी तो आपका ए बी बी ए डिफाइंड होगा सर। तो ए बी बी ए हमेशा बराबर होता है, यानी कम्यूटेटिव होता है। तो उसके लिए हम एक चेक कर लेते हैं एग्जाम्पल से।
एग्जाम्पल क्या कह रहा है? तो भैया इनको मल्टीप्लाई करो। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्या? बिल्कुल है सर। अब आप ये बताओ 2 क्रॉस 2 जो आपका प्रोडक्ट आएगा मैट्रिक्स का वो भी क्या होने वाला है सर? 2 क्रॉस 2 होगा। तो कैसे करते हैं? रो बाय कॉलम। तो 1 into 4 0 into 4 तो कितना आएगा यहाँ पर से? 4। इधर रो बाय कॉलम 0 into 1 5 into 0 कितना आएगा? 0। इधर से ये रो ये कॉलम 4 into 0 2 into 0 क्या आएगा? 0। ये इंटू ये 0 into 0 5 2 जा 10। तो क्या मल्टीप्लाई हो गया क्या हमारा? बिल्कुल हो गया है। तो सर हमारा ए बी और बी ए दोनों डिफरेंट होंगे। आप बी ए को भी चेक कर सकते हो। चलो करवा के बताऊं क्या? चलो कर लेते हैं। इधर हमारे पास उल्टा कर दो 4005 और दूसरा आएगा यहाँ से 1002। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना आएगा? वही आएगा आने को। तो फिर भी देखो चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना? 4 1 जा 4 आ गया। उसके बाद इधर से करूंगा इसके साथ तो कितना आएगा? 0। और ये कितना आएगा? 0। ठीक है। उसके बाद यहाँ से करूंगा तो कितना आएगा? 1 है। 1 मिनट। 1 क्यों आएगा? 0 आएगा। ध्यान से करो। 0 0 0। उसके बाद इसको इससे करूंगा तो 0 into 5 तो दोनों सेम ही आ रहे हैं। देखो सेम आ गया ना। तो ए बी बी ए आपके बराबर होंगे डायगोनल मैट्रिक्स में अगर उनका ऑर्डर क्या है? सेम है। अब एक चीज और समझ लो कि डायगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने में इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि तरीका है। डायगोनल मैट्रिक्स को आप सीधा सीधा क्या करो? मल्टीप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली। यानी कि आप इस ध्यान से समझो कि सीधा सीधा ऑब्जर्व कराओ आपने तो सर ये 1 into 4 ही तो आ रहा है। 0 into 0 0 आ गया। 0 into 0 आ गया और 2 into 5 कितना आ गया? 10। यानी अब आज के बाद ये समझ लेना कि डायगोनल मैट्रिक्स है उनका ऑर्डर सेम है तो उनको आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैसे? सीधा डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो बस खत्म कहानी। और कुछ नहीं करना। ठीक है। बहुत आसान है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल जैसे एक डायगोनल मैट्रिक्स है उसके A1 A2 A3 थर्ड ऑर्डर का है। उसका 3 एलिमेंट है। तो अगर मैं बोलूँ ए की पावर स्क्वायर क्यूब ये चीज करनी है तो सीधा सीधा आपको क्या करना है कि उसका स्क्वायर क्यूब का मतलब है सीधा सीधा सा उसके एलिमेंट्स को वापस मल्टीप्लाई कर दो। मान लो कि मैंने आपसे पूछा सर ए स्क्वायर बताओ। ए स्क्वायर का मतलब क्या है कि डायगोनल एलिमेंट्स दो मैट्रिक्स जिनके डायगोनल एलिमेंट्स यही होंगे सेम सेम। ठीक है। तो अगर सेम सेम होंगे तो ये A1 A2 A2 तो A1 into A1 क्या करोगे आप बोलोगे सर A1 का स्क्वायर आ जाएगा। बाकी 0 0 इधर तो आएगा आएगा। ठीक है। इधर A2 तो A2 का स्क्वायर। तो ये 2/2 है बाकी 3/3 है। तो सीधा A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर फिर A3 का स्क्वायर ऐसे चलता रहेगा। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा क्यूब लो तो क्यूब आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ ए की पावर n हो तो यहाँ पर n हो तो हर एक एलिमेंट की पावर कितनी जाएगी? n टाइम्स हो जाएगा। यानी ए की पावर n टाइम्स नहीं ए की पावर 1 का पावर n ऐसे। तो याद रखना इस चीज को बहुत काम की चीज है। आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हो मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स को सीधा मल्टीप्लाई कर दो डायगोनल एलिमेंट्स को बस खेल खत्म। बहुत हेल्प करेगा ये आपकी। आगे आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहाँ पर से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रुको कितना मिस टाइप हुआ पड़ा है। 1 मिनट ये चीज भी गलत है। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। चलो कोई बात नहीं है कोई पढ़ेंगे हम। यहाँ पर सारा समझ लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गलत लिखा पड़ा है इसमें मिस टाइप हुआ पड़ा है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या था? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा ये है कि जैसे 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो आप सोचो 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? ऑब्वियस सी बात है 1/5 से क्योंकि 5 से 5 कटेगा 1 आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये है कि अगर मैं एक मैट्रिक्स ए को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि अब 1 तो होता नहीं यहाँ पर क्या आता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है। ए को किससे मल्टीप्लाई करोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स होगा बी। एक ऐसा मैट्रिक्स होगा बी जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो वो क्या बन जाए? इनका प्रोडक्ट क्या आ जाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो उस केस में जो बी है ना बी इस बी को क्या बोल रहा हूं मैं? बी को बोल रहा हूं बी इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। क्या बोल रहे हैं सर इसको? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ठीक है। अब इसमें इनवर्स वर्ड आ गया था क्या आपको? इनवर्स की बात कर रहा हूं मैं आपस। यानी आगे जाके इसी को हम ए इंटू बी जो है ना आपके पास ए इंटू बी तो बी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और ए इसका है एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बी है और बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? ए। अब आप ये चीज समझ लेना कि इसी चीज को आगे जाके बी को हम क्या बोलते हैं? बी को हम क्या बोलते हैं कि इनवर्स ऑफ ए है। तो इसको हम बी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे ऐसे ए इनवर्स। ठीक है।
तो ए इनवर्स, ए इंटू इनवर्स बराबर आई, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को ही हम आगे जाके इनवर्स बोलते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे ना, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की हम बात करेंगे। तो बात वही है, कुल मिला के कुछ भी नहीं है, वही चीज है, बस उनको थोड़ा रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल रहा है, समझ गए ना आप। तो बी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स, इसको मल्टीप्लाई करूँ ए से तो आ जाए आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, देखो मैं बता नहीं रहा हूँ, अब प्रोडक्ट सारे के सारे कन्फर्मेबल है, मतलब होंगे कन्फर्मेबल टू प्रोडक्ट। तो ये आई का जो भी ऑर्डर आएगा वो इनसे रिलेटेड होगा, ठीक है। ए और बी अपने आप में स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, उनका ऑर्डर कोई ना कोई आएगा, तो आई का ऑर्डर भी वही होगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर से ये जो चीज है, ये अपने आप में आप ये मान लो कि ये पॉइंट है अपने ना उसी के अंदर जो पिछले चल रहे थे। तो अगर मैं बोलूँ आपसे ए कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा कोई ना कोई, प्रोडक्ट पॉसिबल है, अब याद रखना। तो ए को आई से मल्टीप्लाई करो, आई को ए से मल्टीप्लाई करो, तो याद रखना जैसे ए को, जैसे किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 1 5 आएगा। तो अब आप याद रखना आज के बाद कि अगर एक मैट्रिक्स को मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो वही मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। और नल मैट्रिक्स तो आपको पता ही है, जीरो से किसी को मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, शून्य। तो किसी भी मैट्रिक्स को आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जीरो आएगा। मिस टाइप है इधर, कितना मिस टाइप है ये, क्या आएगा, जीरो, मतलब नल मैट्रिक्स। कोई बात नहीं, हो जाती है छोटी छोटी गलतियां, ध्यान मत दो इन पे। आप तो याद रखो यहाँ पर क्या आएगा, नल मैट्रिक्स, यानी जीरो से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो आता है, तो अब यहाँ पे जीरो तो है नहीं, क्या आएगा, नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँ किसी भी, तो वहां पर से आपका आंसर क्या आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स साथ करूंगा तो वापस से वही मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास आता है अगली प्रॉपर्टी, तीसरे नंबर की। तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर मेरे पास ए जो है, ए नल मैट्रिक्स है या फिर बी नल मैट्रिक्स है, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, नल मैट्रिक्स। कॉमन सेंस की बात है, किसी भी नल मैट्रिक्स को, एग्जाम्पल ले सकते हो आप, कोई भी नल मैट्रिक्स है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 1 2 3 4, किसी से भी करोगे तो आपको ये समझ लेना इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, बिना देख के सोच लेना क्या आएगा, 0 0 0 ही आएगा। यानी कोई सा भी एक मैट्रिक्स बी या ए में से कोई नल मैट्रिक्स है तो उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा। कौन सा मैट्रिक्स आएगा सर, नल मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, इसका उल्टा क्या, इसका उल्टा भी ट्रू है क्या, अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है तो क्या ए या बी ये जीरो हो सकते हैं क्या, तो ये आपका ट्रू नहीं होगा, ठीक है। यानी कि इसका उल्टा ट्रू नहीं होता है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि दोनों का डॉट यानी दोनों का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है, तो उस दौरान ए या बी क्या जीरो हो सकते हैं क्या, तो 100% कह नहीं सकते, हो भी सकते नहीं भी सकते। एग्जाम्पल देख ले सर, देखो तो ये दोनों मैट्रिक्स जो है ना, ये नल मैट्रिक्स है क्या, देखो ध्यान से देखो, ये नल मैट्रिक्स है नहीं है, लेकिन फिर भी इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो। तो ए और बी का प्रोडक्ट जीरो आएगा, देखो चलो चेक करते हैं। तो क्या आएगा खुद सोचो, मल्टीप्लाई करने के बाद 2 by 2 का ऑर्डर आएगा मैट्रिक्स का, ये तो समझ गए हम। अब इसको इससे करेंगे तो 1 इंटू 0 0 इंटू 2, तो ये कितना आएगा, जीरो। उसके बाद 1 इंटू 0 0 इंटू 5 जीरो, फिर इसको करूंगा जीरो, इसको करूंगा कितना आएगा, जीरो। तो आ गया ना नल मैट्रिक्स। तो कुल मिला के समझ लेना आप यहाँ पर से कि कभी भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर नल मैट्रिक्स है तो कह नहीं सकते हैं कि उनमें से कोई सा एक नल मैट्रिक्स हो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर, चलो आगे बात करते हैं। अब आता है ए बी बराबर ए सी। अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट बराबर मिल गया है ना, अगर मेरे पास ए बी बराबर ए सी मिल जाता है, तो क्या बचपन में ऐसे काट देते ना, ऐसे ऐसे करते ना एनसी इक्वेशंस के अंदर कि ये है तो ऐसे काट दो तो एक्स की वैल्यू 5 आ जाती है। तो ये क्या सही था क्या, नहीं, ये पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि आप जब काट रहे हो तो उसमें से एक्स की वैल्यू जीरो एक रूट था, एक सॉल्यूशन था, उसको आपने उड़ा दिया बीच में से। तो एग्जैक्ट तरीका क्या था, एग्जैक्ट तरीका ये था कि ये जो 5x है इसको इधर लेके आओ, और आप यहाँ से x की वैल्यू कॉमन लोगे तो x-5 बराबर जीरो, x की वैल्यू कॉमन लोगे तो x-5 बराबर जीरो बनेगा। तो इधर से x की वैल्यू जीरो आ गई, या फिर क्या दी थी, x की वैल्यू 5, ये दो बातें थी, या फिर मतलब और, तो दो आंसर आते थे, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही चीज सोच सकते हो आप कि जब आप इसको इधर बुलाओगे ना अपने पास कि आ जा, ए बी माइनस ए सी बराबर में क्या बनेगा, नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो नल मैट्रिक्स बनेगा तो इधर से कॉमन ले लो आप, तो क्या बनेगा, ए बी माइनस सी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अभी पढ़ेंगे आगे, वही चीज है, ए ब्रैकेट में बी माइनस सी बराबर जीरो। तो देखो अभी हम पढ़ के आए थे, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स होता है, तो
अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स होता है तो ये दोनों जीरो हो इनमें से, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब क्या क्या सिनेरियो फ्री भी निकल सकता है। तो यानी कि यहाँ से ए मैट्रिक्स आपका नल मैट्रिक्स हो सकता है, हो सकता है, या फिर आपका बी माइनस सी नल मैट्रिक्स हो सकता है, बी बराबर सी भी हो सकता है। तो ये सिनेरियोज बनेंगे आपके पास, ए नल मैट्रिक्स हो सकता है या फिर बी बराबर सी भी हो सकता है। तो आप याद रखना कि आप कभी भी ऐसे काट के बी बराबर सी नहीं बोलोगे, हो सकता है ए नल मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है, ए नल मैट्रिक्स भी हो सकता है। तो इसलिए याद रखना इस तरीके से काटना नहीं है, आपको इसको इधर ले जाके सिंप्लीफाई करना है। कंडीशन समझ में आ गई? ठीक है। उसके बाद इसका उल्टा, कि अगर दो मैट्रिक्स बराबर मिल रहे हैं, इसमें तो काटा था, इसमें आप बराबर मिल रहे हैं, तो रिवर्स है इसका। तो आप क्या यहाँ पर से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, जैसे इक्वेशंस में करते हैं ना। लेकिन मल्टीप्लाई करते हुए याद रखना है आपको कि इसमें जैसे मान लो कि इसको बोल रहा हूँ प्री मल्टीप्लिकेशन और इसको बोल रहे हैं पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। क्या बोल रहे हैं? प्री मल्टीप्लिकेशन और पोस्ट मल्टी, प्री का मतलब है पहले, पोस्ट का मतलब बाद में। तो जैसे इसके अंदर मैंने क्या करा, इसको बी बराबर सी को मैंने प्री मल्टीप्लाई करा है किससे, ए से। इसके अंदर क्या करा है मैंने, बी और सी, ठीक है। इसमें मैंने क्या करा है, बाद में मल्टीप्लाई करा है। तो क्या ये वाला सही है क्या? ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो बी को मैंने पहले मल्टीप्लाई कर दिया और सी को मैंने कर दिया बाद में, किससे, ए से। तो ये चीज आपकी गलत है। आप मल्टीप्लाई तो करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा रूल ये याद रखना है कि या तो आप दोनों को प्री मल्टीप्लाई करो किसी भी मैट्रिक्स से, या पोस्ट मल्टीप्लाई करो। ऐसे मत कर देना कि इसमें प्री मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बात करें। अगली प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी। एसोसिएट का मतलब जानते हैं ना, साथ, कि इसमें कितने मैट्रिक्स आएंगे, तीन। तो यानी कि मैं बोलूंगा ए बी सी, ए बी सी। अब यहाँ पर से आप दो को मल्टीप्लाई करो। अब ध्यान रखना, आप बोलना मत कि प्रोडक्ट होगा नहीं होगा। तो अब हम क्या मान रहे हैं इन केस में कि प्रोडक्ट कन्फर्मेबल है, मतलब ए बी और बी सी अपने हो सकते हैं, लिखा पड़ा है देखो। तो ए बी सी में से आप वही चीज कर सकते हो, बी सी कर लो, उसके बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसको ऐसे कर लो, या फिर आप ए बी को मल्टीप्लाई कर लो, फिर जो मैट्रिक्स आएगा उसको सी से कर लो, तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, बराबर, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब तो बंटवारा होता है। तो बंटवारा कर सकते हो, बंटवारा का मतलब कॉमन ले सकते हो, जो भी हम लेके आए। लेकिन ध्यान रखना कि अब आपके पास प्री मल्टीप्लिकेशन और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन का फीचर आ चुका है। तो आप यहाँ से इसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो आगे ए बी प्लस ए सी आएगा, गलती से मत कर देना बी ए कर दो कहीं। इधर से देखो, अब यहाँ से ये बाद में, तो सी ए नहीं आएगा, क्या आएगा, ए सी। इधर से क्या आएगा, बी सी। याद रखना इस चीज को, प्री मल्टीप्लिकेशन पोस्ट मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। ओके, चलो अब क्वेश्चन आ गया अपने पास। इससे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ आपको छोटी सी, या एक क्वेश्चन ले ले क्या पहले। ओहो, चलो एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं पहले, फिर देखते हैं। बहुत देर हो गई थ्योरी थ्योरी पढ़ते हुए। तो अब क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या है, देखो ये जो मैट्रिक्स है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, बहुत स्पेशल मैट्रिक्स है। क्यों है अभी देखते हैं। तो ये दे रखा है आपके पास ए बराबर में, ये जो मैट्रिक्स है ना, ए बराबर में कोस साइन माइनस साइन कोस। ये है अपना आप में बहुत बढ़िया मैट्रिक्स को मैं बोल रहा हूँ स्पेशल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है? स्पेशल मैट्रिक्स। क्यों है भैया? क्योंकि हम लोग जो है, जब मैं आपसे बोलूँ ना ए का स्क्वायर कर दो, तो ए का स्क्वायर करेंगे तो सीधा सीधा याद रखना इसके अंदर जो है क्या होता है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। इसको जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये cos 2 थीटा बनेगा, साइन 2 थीटा बनेगा, इधर से माइनस साइन 2 थीटा बनेगा, और इधर से क्या बनेगा, cos 2 थीटा। याद रखना इस चीज को कि इस मैट्रिक्स के अंदर, अब ये है ना प्रूफ भी आता है, इसका प्रूफ कैसे आता है, पर अब प्रूफ क्या है, क्लास 12 में से वो मैथमेटिकल इंडक्शन जो था 11th क्लास के अंदर वो कट गया था, उसके बेस पर था क्वेश्चन, पर वो मैथमेटिकल इंडक्शन ही कट गया 11th में, तो ये क्वेश्चन भी अब आपका नहीं बनेगा। लेकिन आपको याद रखना है इसका मैट्रिक्स का यूज कैसे करना। तो देखो, अगर पावर स्क्वायर है ना तो इसका एंगल डबल हो गया, अगर पावर क्यूब होगी तो इसका जो है ना कोस 3 थीटा बन जाएगा, एंगल क्या हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे। पावर 4 होगी तो 4 थीटा बन जाएगा, सारे 4 एंगल हो जाएंगे। और अगर एन करूंगा तो इसके जो एंगल है वो एन थीटा एन थीटा एन थीटा एन थीटा बन जाएगा। याद रखना इस चीज को ना ध्यान से, ठीक है। अब आप यहाँ पर से चीज समझ लो कि ये जो मैट्रिक्स है ना, इसका कोस साइन साइन कोस है ना, सी एस एस सी, ऐसे याद रख सकते हो। अब यहाँ से माइनस और माइनस, ये माइनस को आप इधर लगाओ या इधर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ए आगे हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज, तो दोनों सेम ही रहेगा, चाहे माइनस इधर आए चाहे इधर आए, दोनों में ये जो लॉजिक है ना, ये आपको याद रखना, बहुत काम कीजिए। तो इससे देखो तुरंत सा ए स्क्वायर आ गया। अब ए स्क्वायर किसके बराबर दे रखा है आपका, आई के बराबर, तो मैं इसको आई के बराबर करूँ। अब आई अपने आप में कौन सा मैट्रिक्स होगा, ऑब्वियस सी बात है यार, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो बनेगा वो यही तो बनेगा, 2/2 का। अब इक्वेट करा दूं तो यहाँ से आप मुझे बताओ, को किसी को भी बराबर कर दो, थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको, और ऑप्शन देख लो ऐसे हैं, सुंदर सुंदर ऑप्शन है।
मतलब जर्नल सॉल्यूशन नहीं है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। कोस टू थीटा बराबर क्या है, 1 कर दो यहाँ से। तो आप खुद सोचो कोस की वैल्यू 1 कितने पे होती है, तो ऑप्शन के हिसाब से देख लो, छोटे छोटे एंगल आ रहे हैं। तो कोस की वैल्यू 1 कब होगी, कोस की वैल्यू होती है हमारे पास कितने पे, 1 कितने पे होती है, साइन कोस 0 1 होता है ना, कोस 0 तो 1 होता है। इसका मतलब यहाँ पर से ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये कहीं ना कहीं 0 डिग्री के बराबर नहीं होगा। एडी ने बोलूँ तो कुछ भी बोल सकता हूँ, 0 बोलूंगा तो इधर से 2 थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी, कहीं ना कहीं 0, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 0। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी, 0। क्रॉस चेक कर सकते हो आप, रख के देख लो। तो अगर 0 रखोगे तो कोस 2 इंटू 0, कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1। साइन कितना आएगा, साइन 0, साइन 0 0 होता है, इधर साइन 0 0, कोस 0 1। तो इसका मतलब बैलेंस हो गया ना। तो आप चेक कर सकते हो ऐसे रखे है ना, कोई टेंशन की बात नहीं है। थीटा की वैल्यू 0, मतलब कौन सा ऑप्शन आ गया आपका, ए इसका करेक्ट आंसर है। तो ये क्वेश्चन के अंदर मेन जो चीज थी ना, ये मैट्रिक्स का था, ये स्पेशल मैट्रिक्स है, ध्यान रखना। तो आओ चलो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी दो मैट्रिक्स है। ओके, ए और बी दो मैट्रिक्स है इस प्रकार से कि ए बी बराबर बी है, बी ए बराबर ए है। तो आपसे पूछ रहा है सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बता दो उसको। तो थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, आ जाओ देखते हैं क्या है। देखो ए बी बराबर बी दे रखा है, क्या दे रखा है, ए बी बराबर बी। दूसरी चीज क्या दे रखा है, बी ए बराबर में ए। और आपसे पूछ रहा है सर वो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर की वैल्यू बता दो। अब देखो आंसर देख के आपको लग रहा है कि ए और बी मैट्रिक्स तो है नहीं, कहीं ना कहीं इधर उधर हेरा फेरी करिए, सिम्प्लीफिकेशन करना है। चलो भाई, तो देखो क्या करें इसके अंदर। तो देखो भैया ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर चाहिए, मतलब मुझे कहीं ना कहीं ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब ए स्क्वायर कहाँ से बनाओ, यहाँ से, यहाँ से। तो अभी हम जो प्रॉपर्टीज पढ़ के हैं उसका यूज करना पड़ेगा। ए स्क्वायर कैसे बनेगा आप खुद बताओ, इसको जब मैं मल्टीप्लाई कर दूं ए स्क्वायर से। लेकिन याद रखना मल्टीप्लाई में सर दो चीजें थी, कौन कौन चीजें थी, प्री मल्टीप्लिकेशन और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर से अब आप सोचो, अगर मेरे को फायदा उठाना इन वैल्यूज का, क्योंकि सिंप्लीफाई करना है, तो ए स्क्वायर मैं बनाऊंगा। तो अगर मैं पोस्ट मल्टीप्लाई करता हूँ तो इधर तो ए स्क्वायर बनेगा, पर इधर ए स्क्वायर बन जाएगा और इधर बनेगा बी, कुछ फायदा नहीं होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर से फायदा उठाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें प्री मल्टीप्लाई करने वाले हैं। प्री मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ए से। तो इधर आ जाएगा ए बी ए बराबर में आपका ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां से ध्यान से देखो, ये जो ए बी है इसकी वैल्यू को अब आप यूज कर सकते हो। तो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो ए बी आ रहा है ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बी। तो बी ए बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अच्छा, बी ए फिर से मुझे दिख गया, और बी ए तो यहाँ पर से किसके बराबर है, ए। यानी कि कुल मिला के समझ में आ गया कि ए स्क्वायर किसके बराबर आ गया आपका, ए के बराबर ही आएगा। यानी मैं अगर आपसे बोलूं ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ए। अब सिमिलरली ऐसे ही बी स्क्वायर निकाल लो, तो बी स्क्वायर इधर से निकालेंगे, तो इसको यहाँ पर से क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो सर, प्री मल्टीप्लाई किससे करेंगे, बी से करेंगे। क्योंकि इधर भी करूंगा तो बी स्क्वायर से कोई फायदा नहीं होगा, इधर कर दो तो ये बनेगा आपका बी ए बी बराबर बी। अब देखो बी ए क्या बन गया, बी ए की वैल्यू क्या है, ए। तो इधर क्या बन जाएगा आपका ए बी बराबर बी। अब आप देखो यहाँ पर से ए बी की वैल्यू फिर से क्या रहेगी, तो ये एक मिनट, इधर बी स्क्वायर चल रहा है ना, हाँ बी स्क्वायर चल रहा है। देखो ए डी की वैल्यू कितनी चल रही है, बी। तो यहाँ से बी बराबर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। यानी अल्टीमेटली वही चीज बन गई है कि यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी। अब आप देख लो ऑप्शन के अंदर ए प्लस बी दे रखा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सही जवाब इसका आंसर आएगा सी। तो जस्ट प्री मल्टीप्लिकेशन पोस्ट मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट हमने यूज कर लिया। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ एन मैट्रिक्स है। ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ से ये 1 2 3 4 5 ऐसे करके एन मैट्रिक्स आ रहे हैं, उनका प्रोडक्ट करने के बाद ये इस मैट्रिक्स के बराबर है। किस मैट्रिक्स के बराबर है, इस मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है। तो एन की वैल्यू आपको बतानी है। समझ में आया क्वेश्चन। देखो भाई, पहली चीज तो 1 2 3 4 5, तो यानी एन मैट्रिक्स आ रहा है, तो इसका मतलब मुझे एक बात तो पता चल गई कि ये जो एन की वैल्यू है ना कोई नेचुरल नंबर होने वाली है, हाँ या ना। तो ऑप्शन में भी ऐसे बना के दिया उन्होंने, नेचुरल नंबर, ये सारे सारे टेंशन की बात नहीं है। तो प्रोडक्ट ऑफ एन मैट्रिक्स से एन की वैल्यू क्लियर हो गई है, नेचुरल नंबर होगी। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई तो करने वाले हो नहीं, पागल हो जाओगे कि पता ही नहीं है एन एन की वैल्यू कितनी है, वही तो पता करनी है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई लॉजिक होगा ऐसे क्वेश्चनों के अंदर, याद रखना। तो इसका मतलब कोई लॉजिक तो होगा, क्योंकि इतनी सारी चीजों को मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे हम, पागल हो जाएंगे मल्टीप्लाई करने के। तो आप है ना ये स्टार्टिंग का मैट्रिक्स उठाओ, इसको उठाओ, इन दो को मल्टीप्लाई करवा लो।
तो देखो भैया, यहाँ से आप सोचो कि हमारा, अगर मैं इसको नाम थोड़े के लिए ए है, तो ए मैट्रिक्स आपका हो जाएगा 1 1 1 0 1, और दूसरा आपका बी मैट्रिक्स है ना। तो यानी कि एक तरह से इसको मल्टीप्लाई कर लो किससे, 1 2 0 1 से ना। इसका नाम आप ये रहने दो, छोड़ो इसको, काटो, हटाओ इसको। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है देखो। सर मल्टीप्लाई करना अभी तो सीख के आए थे, ठीक है। कितने का आ जाएगा, 2 × 2 का आएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करूंगा, देखो 1 × 1 1 × 0, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। फिर रो बाय कॉलम, तो 2 × 1 2, और 1 × 1 कितना आएगा, 2 + 1। पर मैं इसको स्टाइल से लिख रहा हूँ 1 + 2 ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद 0 × 1 0, 1 × 0 तो 0, तो ये आ गया आपका 0। उसके बाद 0 × 2 0, और 1 × 1 कितना आएगा, 1। तो ये क्या, यही चीज आ गई क्या, ध्यान से देखो, 1 0 0 सारे में यही चल रहा है, ध्यान से देखो, 1 1 0 1 1 0 1 1 0, सब में सेम चल रहा है। यानी कि सारा खेल इस एलिमेंट का है। तो आप देखो ध्यान से, जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो जो आपका अगला एलिमेंट है ना, वो 3 आ रहा है, लेकिन 3 को मैंने स्टाइल में लिखा 1 + 2। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये एलिमेंट जो है 1 + 2 हो क्या रहा है। अब अगले वाले को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो इन तीनों का प्रोडक्ट आएगा, मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो जो आपका अगला मल्टीप्लाई आएगा, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, अगले मैट्रिक्स के साथ, तो देख लो, चलो चेक ये कर लेते हैं ना सीधा सीधा। तो आपका 2 × 2 का मैट्रिक्स तो आएगा, नो डाउट। चलो भाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे करो तो 1 × 1 1, और इसको तो 0 ही आएगा। तो बाकी तो नीचे का तो एलिमेंट सेम ही चलेगा, ये तो सेम ही आएंगे। तो लास्ट वाला जो आपका ये वाला एलिमेंट है, इसको देखो, तो इसको जब इससे करेंगे तो पूरी वाली ये रो इसके साथ आएगी। तो भैया बताओ 1 × कितना आएगा, एक सेकंड, हमारे पास मैंने, ओके ओके, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो कितना आएगा, 3 × 1 = 3, और ये हो जाएगा कितना, 1 + 2। तो ये कितना बनेगा देखो, ये ऐसे आएगा 3 प्लस में, और ये एलिमेंट आ जाएगा 1 + 2। तो अल्टीमेटली थोड़ा सा तरीके से लिखूंगा तो ये आपका जो है 1 + 2 + 3 ही तो बन रहा है सर। तो क्या आपने ऑब्जर्व कर लिया इस चीज को, ये लॉजिक चल रहा है कि आप इनको मल्टीप्लाई करते चलोगे ना, तो ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जो भी टर्म्स आएंगे, फाइनली इधर क्या बन के आएगा, इस जगह पर जो लास्ट आएगा ना आपका, ये जो पूरा प्रोडक्ट आएगा, वो मैट्रिक्स कुछ ऐसा बनेगा, वो मैट्रिक्स ऐसा बनेगा कि यहाँ से सारे तो सेम आएंगे, पर ये जो आएगा अपने पास, इस चीज को अगर मैं हम देखें तो ये आएगा 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट कहाँ तक आएगा, प्लस में n की वैल्यू। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई आपको। तो ये लॉजिक था इसके पीछे। इरेजर कहाँ गया, आ जाओ। ये और ये किसके बराबर दे रखा है आपको, फाइनली बराबर दे रखा है इस मैट्रिक्स के। तो अब आपका क्वेश्चन फिर से कन्वर्ट हो गया किसमें, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो आप ध्यान से देख लो, इधर 1 1 0 यही चल रहा था ना, सेम आ गया। तो अब फाइनली n की वैल्यू निकालने के लिए आपको इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, और जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, बराबर। तो फाइनली ये हमारा बनेगा इम्प्लाइज करके 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस में n बराबर कितना आएगा, 378। अब आपको याद करना पड़ेगा 10th क्लास का एपी चैप्टर SN, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या होता है। तो हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए, n n+1/2 बराबर में 378। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बन के आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। तो देखो थोड़ा चालाकी लगाओ, क्वाड्रेटिक मत बनाओ, क्योंकि n अपने आप में कोई ना कोई नेचुरल नंबर है। तो क्वाड्रेटिक बनाने का कोई ज्यादा दिमाग मत लगाओ, करोगे तो आ जाएगा, पर फालतू में टाइम वेस्ट होगा, आपको कहीं ना कहीं एक वैल्यू नेगेट करनी पड़ेगी, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है जो हिसाब से। चलो, तो इधर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 × 3 7 8, ठीक है। अब यहाँ पर से थोड़ा चालाकी लगाएंगे, चालाकी क्या लगाएंगे, तो n और n+1। अब आप सोचो, अगर ये 5 है तो ये 6 आएगा, ये 7 है तो कितना है, 8 आएगा। तो ये दो लगातार वैल्यूज का प्रोडक्ट है। तो आप एक काम करो ना, यहाँ से ऐसे टुकड़े ढूंढो जो दो लगातार वैल्यूज बन के आए, उसमें से एक वैल्यू अपने आप हम चूज कर लेंगे, छोटी वाली जो होगी वो होगी n की वैल्यू। तो इनके टुकड़े कैसे करेंगे, टुकड़े टुकड़े करने हैं, टुकड़े टुकड़े। टुकड़े कैसे करते हैं, टुकड़े ऐसे करेंगे कि 378 को तोड़ लो आप, ठीक है। 370 को तोड़ोगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। ये आएगा 2 × 1 = 2 हो गया, फिर कितना बनेगा, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18। फिर कितने जा रहा है सर ये जाएगा फिर 3 से, तो 3 × 6 = 18, और फिर कितना जाएगा, 3 × 3 = 9। फिर जाएगा 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, 7 × 7 = 1। तो हमारा जो टुकड़े आए हैं पूरे पूरे कितने आ गए अपने पास, इधर लिख लेते हैं। तो इसको आप इधर लिख लो, ये 2 तो चल ही रहा है एक यहाँ से, और बाकी 2 × 3 × 3, है ना। 2 2 3 3 3 और 7 हो गए क्या, सारे के सारे काउंटिंग कर ले, 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5, ये 3 ज़्यादा हो गए क्या हमारे? ओहो, एक 3 ज़्यादा लगा दिया मैंने। रुको रुको, एक 3 ज़्यादा लग गया, एक सेकेंड, इसको उड़ा दो। ये आ गया अपने पास है ना, ये पूरा आ गया। तो इसको अब आप सोल्व कर लो और चेक करो इसमें से टुकड़े कि जो हमारे पास दो लगातार नंबर्स दे जाए। क्लियर? चलो चेक करते हैं। 2 दूनी 4 थी, अब 12, 23 नहीं बनेगा। वैसे ऑब्जर्व कर लो, ऑप्शन से 26 27 चल रहा है, तो देखिए बन रहा है क्या बन रहा है। 3 3 29 27, 7 14 28 तो बन गया देखो। चालाकी लगानी चाहिए ऑप्शन का यूज़ करके। तो देखो भाई, ये जो चीज़ बन रही है, ये बन रही है आपकी कितनी, 27, और जो ये बचा हुआ बन रहा है ना, वो कितना बन रहा है, 2 2 जा 4 7 जा 28। तो 27 28 लगातार नंबर मिल गए ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से n+1 को ब्रेक नहीं करेंगे, ऐसे ही रखेंगे इसको, करेंगे नहीं कुछ भी। तो ये जो भी नंबर है, इसको मैंने लिख दिया 27 इंटू 20। हो गई आगे बात समझ में? ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, जो बड़ी वैल्यू n+1 की है, छोटी वैल्यू किसकी बनेगी, n की। तो दोनों ही केस से आप कंपेयर कराओगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 27। आ गई बात समझ में? यानी ऑप्शन के हिसाब से कौन सा आएगा, बी। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन आपकी हेल्प करता है, बस लेना आना चाहिए आपको हेल्प। ठीक है, चलो बढ़िया क्वेश्चन था ना। ओके, आगे बात करते हैं। अब आएगा पॉजिटिव इंटीग्रल्स पावर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि हमने बचपन में से ना 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, तो बेस सेम होते तो पावर ऐड हो जाती है। तो वही एक्सपोनेंट के रूल थोड़े थोड़े से यहाँ पर भी काम करते हैं। उसमें हम पॉजिटिव इंटीग्रल्स पढ़ के समझे, क्या क्या समझे, पॉजिटिव इंटीग्रल्स पावर पढ़ के क्या समझे कि पॉजिटिव इंटीग्रल्स का मतलब है नेचुरल नंबर, यानी कि कोई ना कोई पावर नेचुरल नंबर होगी। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप प्रोडक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर से ऐसा तो पावर आएंगी नहीं, 2.5 हाफ वगैरह ऐसे नहीं आएगी, कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीग्रल पावर आएगी। ठीक है। अब ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, पी। तो अगर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कि मैंने ए को ऐसे एन टाइम्स तक मल्टीप्लाई करा है, तो आप सीधा सीधा क्या लिख सकते हो, ए की पावर एन। ए की पावर एन का मतलब ए की पावर स्क्वायर, मतलब ए इंटू ए की पावर क्यू मतलब ए इंटू ए। तो ऐसे कर करके आप यहाँ पर से पावर्स का रिप्रेजेंटेशन यूज कर सकते हो, रूल लगा सकते हो वही वाले। तो देखो भाई, और क्या है, अगर ए की पावर एन इंटू ए करूंगा, तो पावर मतलब समझ गए ना, वही बेस मल्टीप्लाई में तो पावर जुड़ जाएंगे, तो n+1 कर सकते हो। इधर ए की पावर इंटू ए की पावर एन, वही रूल है, m+n हो जाएगा, वही पावर वाले रूल है। उसके बाद इधर ए की पावर m इंटू एन वाला रूल है, प्रोडक्ट कर सकते हो आप पावर्स को। अच्छा, आई की पावर एन, अब आई की खास याद रखना, आई क्या था, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अगर आपसे मैं बोलूँ कि भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसकी पावर कुछ ही करो, हमेशा क्या आएगा, आई की पावर 3, आई की पावर 4, आई की पावर 1000 कर दो, तब भी क्या आएगा, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। सिंपल सी बात है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं आपसे बोलूँ ए की पावर 0, अब ए मतलब कोई मैट्रिक्स है, उसकी पावर 0 कर दो। जैसे हम नंबर में पूछते हैं, नंबरों में कि 5 की पावर 0, तो हम क्या बोल देते हैं, 1। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा सोच सकते हो कि ए की पावर 0 क्या होगा, 1। अब 1 नहीं आता यहाँ पर, मैट्रिक्स में क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए की पावर 0 बराबर आई जाएगा। और याद रखना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, जो आपका ए मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। अगर ए मैट्रिक्स 2 बाई 2 का है तो ये 2 आ जाएगा, 3 है तो 3 आ जाएगा। तो पी बेसिकली किसका ऑर्डर है, ए मैट्रिक्स का। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर से अगर एक कंडीशन याद रखना, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ ना, बचपन बोलते नहीं, 0 की पावर 0 आपकी क्या होती है, इनडिटरमाइंड। तो 0 की पावर 0 का मतलब है कि वो सोल्व नहीं होगी। तो यहाँ पर से अगर मैट्रिक्स ए है, वो 0 तो नहीं हो सकता, वो होता है नल मैट्रिक्स। यानी कि आपका ए मैट्रिक्स अगर नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स की पावर 0 करूंगा तो वो डिफाइंड नहीं होता। याद रखना कि अगर ए नल मैट्रिक्स है तो ए की पावर 0 आपकी डिफाइंड नहीं होगी। सही है। चलो आगे बात करें। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया। अब इससे देखो फायदा क्या हुआ, जैसे मैं आपसे बोलूँ, सिंपल चीज है कि जैसे 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 लेते हैं, अब हमारे पास आइडेंटिटीज नहीं होती थी अलजेब्रा में, हमारे पास सर होती थी आइडेंटिटीज। तो वो आइडेंटिटीज सारी वैलिड हो सकती हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा, भैया ए प्लस बी का होल स्क्वायर बता दो, तो क्या होता है, याद दिलाओ क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ये होता था ना। तो आप यहाँ पर से मैट्रिक्स में भी चीज कर सकते हो, पर थोड़ा ध्यान रखना, मैट्रिक्स में पूरा तरीके से ऐसा ही लगता। यानी अब आप बोल रहे हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो बेसिक सी बात है, ये लिखा पड़ा ए प्लस बी इंटू में ए प्लस बी। ठीक है, याद रखना। तो अब आप ए डॉट ए कर रहे हो, मतलब वही चीज़ है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कराओगे, तो इसमें प्री मल्टीप्लिकेशन पोस्ट मल्टीप्लिकेशन भी हम पढ़ चुके हैं। तो ए को इससे मल्टीप्लाई कराओगे, तो ए को इससे कराओगे तो ए स्क्वायर, फिर ए को कराओगे बी से तो प्लस का ए बी। ठीक है। उसके बाद बी को कराऊंगा तो बी ए लिखूंगा, नॉट ए बी, याद रखना, बी ए। इधर से बी इंटू बी का जाएगा बी स्क्वायर, ध्यान रखना इस चीज को।
अब इन दोनों को क्या आप जोड़ दोगे क्या? नहीं, जोड़ने के बाद जब मैट्रिक्स का क्या होता है, ऑर्डर सेम। अब ए बी और बी ए का ऑर्डर सेम है, पता नहीं, तो आप यहीं पे रुक जाओ, ए बी प्लस बी ए कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ए और बी के ऑर्डर मुझे पता ही नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं। क्लियर है? तो कुल मिला के इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे, जब क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से बात करेंगे। उसके बाद अगर मैं और भी ऐसी, जैसे दूसरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर सकता हूँ, तो वो भी सेम रहेगा, ए माइनस बी इंटू में ए माइनस बी। तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आइडेंटिटीज भी बन सकती है। तो सोल्व ऐसे करना है, ए स्क्वायर, उसके बाद माइनस ए बी, फिर माइनस बी ए, और फिर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, फर्दर वो बोलेगा ए बी बी ए बराबर है, उस हिसाब से आप सोल्व कर सकते हो। ए बी एंटी कम्यूट है, कम्यूट है, उस हिसाब से इनको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद तीसरा भी हमारी जो बचपन की आइडेंटिटी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो सीधा क्या हो जाएगा, सीधा ए स्क्वायर बी स्क्वायर मत कर देना, इसको इससे करो ए स्क्वायर, उसके बाद हो जाएगा माइनस ए बी, फिर इधर से आएगा प्लस का बी ए, उसके बाद आएगा माइनस का बी स्क्वायर। समझ में आ गई बात आपको? आइडेंटिटीज को इस तरीके से रिजोल्व करना है आपको, खुद से मत कर देना, काट पीट कर दो कहीं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपसे बोलूँ, जैसे मान लो कि कहाँ पर आपकी आइडेंटिटी सक्सेसफुल होगी, जैसे मैंने आपसे बोला ए प्लस आई की पावर 3, अब आप क्यूब भी निकाल सकते हो, क्यूब भी निकाल सकते हो, समझ जाना इस तरीके से। तो ए प्लस आई की पावर 3 करूंगा, तो सर इसमें आप सीधा सीधा सा समझ जाओ कि हमने ये चीज पढ़ी थी कि आई का डॉट ए से, मतलब आई को मैं मल्टीप्लाई करूँ ए मैट्रिक्स से, तो हमेशा क्या आएगा ए। तो आई इंटू ए करूँ चाहे ए इंटू आई करूँ, फर्क नहीं पड़ता, ए बी और बी ए में फर्क पड़ रहा था। तो इसमें आपकी नॉर्मल एंटिटीज आप लगा सकते हो, आप इस तरीके से रिजोल्व करोगे ना, ए प्लस आई को 3 बार मल्टीप्लाई करो डॉट डॉट करके, तो भी बाद में वही आएगा। तो इसमें आप आइडेंटिटीज डायरेक्टली लगा सकते हो। ठीक है, करें तो सीधा आप बताओ, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या था, तो वो था ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, यही था ना। तो इसमें आप लगा सकते हो आइडेंटिटी, क्योंकि आई आपकी हेल्प कर रहा है। ए क्यूब बन गया, और आई का क्यूब तो हम ही पढ़ा हम लोगों ने, कितना ही कर लो आई आएगा। उसके बाद a इंटू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से क्या बन जाएगा 3a, और अंदर a प्लस आई है, इसको सोल्व नहीं करना, ऐसे करना। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप, ए क्यूब प्लस में आई प्लस में 3a स्क्वायर, और प्लस में क्या जाएगा 3a इंटू आई हो जाएगा आपका a। तो ये आपका बन गया आइडेंटिटीज। ठीक है, तो इस तरीके से आई वाले के साथ आप थोड़ा सा सोल्व कर सकते हो। बाकी अदर मैट्रिक्स आए तो उनको आप इस तरीके रिजोल्व करना, फिर डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर क्या करना है आगे। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स मेरे पास मिले पड़े हैं, और वो कह रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर है, तो भैया ए प्लस बी की वैल्यू बता दो। बताएंगे, तो उसने इक्वलिटी दे रखी है, तो आप थोड़ा देर सोचो। अभी मैंने आपको आइडेंटिटीज बताई कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसको थोड़ा सुंदर बना लो, क्योंकि अभी आप सीधा ए प्लस बी ऐड करोगे, उसका स्क्वायर करोगे, तो थोड़ा कचरा कर दोगे क्वेश्चन को। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, पहले पहले सिंप्लीफाई करें फिर विश्वास करें। ठीक है, तो यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर को अभी सोल्व करना सीखा था हम लोगों ने, क्या आया था, इसको सोल्व करा था हम लोगों ने, ये रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी। तो ये क्या बन जाएगा सर, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस बी, कर दिया। उसके बाद इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब आपको ये बात मैंने बताई थी अभी कि आप इसको काट सकते हो, काटने के बाद नल मैट्रिक्स बनेगा। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर ऐसे मान लो कट गया, है ना, तो यहाँ से बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, तो आपका बन गया ए बी प्लस में बी ए बराबर में, यहाँ बन गया क्या, नल मैट्रिक्स, सब कट गया ना, ये उधर जाके नल मैट्रिक्स बन गया, सोचो। तो यहाँ से ए बी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी। तो फाइनली मेरे पास कहीं ना कहीं ये चीज बन के आ गई, एक मिनट, ए बी है नॉट बी है, ए बी बराबर क्या आ गया, माइनस बी है। तो इससे थोड़ा सा देखो छोटा होगा, क्योंकि इसमें आपको ए बी और बी ए का प्रोडक्ट करना है, इसमें खामा का स्क्वायर था, ए स्क्वायर का बी स्क्वायर का, इसका ऐड करके स्क्वायर, तो काफी ज्यादा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ रहा था। समझे नहीं समझे? चलो भाई, तो क्या हो गया देखो, अब आप ए बी निकालो, तो ए बी का प्रोडक्ट कितना आएगा, इधर निकाल लेते हैं। ए बी, ये आपका ए है 1 - 1 2 - 1, और यहाँ से बी आएगा A1B-1। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी से। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो करो इसको मल्टीप्लाई, क्या क्या मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, तो ये इसके साथ होगा, तो यहाँ से प्रोडक्ट आपका आएगा क्या चीज़, देखो 1 × A, ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस का बी। उसके बाद इसको इससे करेंगे तो 1 × 1, और ये माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 + 1 कितना बन जाएगा 2, कितना बन जाएगा आपका 2। ठीक है, 1 × 1, ये 1 बनेगा तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद इसको इससे करेंगे तो 2A, और यहाँ से हो जाएगा माइनस का बी। उसको इससे करेंगे 2 × 1 = 2, और माइनस माइनस 1, तो 2 + 1 कितना हो गया 3। ये तो आ गया आपका ए बी। अब आप ऐसे यहाँ पर से बी ए निकाल लो, बी ए निकाल लो क्या, बी ए, चलो इधर ही कर लेते हैं बी ए। तो बी ए के लिए अब आपको क्या करना है, पहले बी को रखना है, याद रखना, ये आ गया यहाँ से,
और उसके बाद ए आपका ये रहा 1 -1 2 -1। तो देखो प्रोडक्ट क्या आएगा आपके पास, देखो भाई ए इंटू वन फिर 1 इंटू टू, तो ये आ गया आपका ए प्लस टू। ठीक है, उसके बाद इधर से करूंगा इसको, तो ये वाला ए इंटू -1 और ये हो जाएगा आपका -1, तो -a -1। ठीक है, इधर से क्या बनेगा b इंटू वन और -2, तो ये जाएगा आपका b -2। ठीक है, b -2, फिर आएगा -b+1, यानी -b+1। ठीक है, -b और +1। ठीक है, अब आपके पास ये चीज आ चुकी है। अब आप यहां से आ जाओ वापस से, तो ए बी मैट्रिक्स आपका ये रहा, इसको रख दो a -b। ठीक है, फिर आएगा 2, इधर आएगा 2a-b, इधर आएगा 3, और बराबर में आएगा आपके यहाँ पर से -b है ना, -b आएगा, इधर माइनस और लगा दो, b a ये रहा a+2, फिर -a-1 और ये b-2 और ये -b+1। तो इन चीज़ों को अब आपको पता है क्या करना है, इक्वलिटी का क्वेश्चन बन गया सिंपल सा ना। अब इसको निकालते हैं वैल्यू, तो यहाँ से मैं काम करता हूँ, पहले a की वैल्यू निकाल लेता हूँ, इधर से चालाकी लगा लेते हैं। चालाकी मैंने लगाई तो मुझे दिख रहा है a-b, इससे तो सोल्व हो जाएगा। इधर से 2 बराबर क्या है, पहली चीज़ तो -a-1, थोड़ा चालाकी लगा लेते हैं, पुटिंग कर लेंगे, बस सब्स्टिट्यूशन करके चेक कर लेंगे। उसके बाद इधर से b की वैल्यू निकल रही है, तो ये आ जाएगी -b। अच्छा एक मिनट रुको, माइनस को भूल गए अपन। हाँ, इस माइनस के साथ हम सोल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस ए बनेगा और इधर जाएगा +1। तो यहाँ से मेरे पास ए की वैल्यू कितनी आएगी, 2 - 1 यानी 1। इधर से मेरे पास ये भी माइनस है, ध्यान रखना, माइनस माइनस प्लस भी बनेगा और -1, तो b-1 बराबर हो जाएगा आपका किसके, 3 के। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 4। चिंता मत करो, क्रॉस चेक कर लेंगे रख के ना, कि गलत तो आ रहा है नहीं आ रहा, सही आ रहा है नहीं आ रहा, है ना। a वैल्यू 1 b की वैल्यू 4 है। अब आप रखो, देखो क्रॉस चेक करते हैं। इधर आप रखो ना, इधर आप रखो, जैसे a आपका 1 है तो b 4 है, तो 1 - 4 कितना होगा, -3। अब ये चीज देखो कितनी बन रही है, a 1 + 2 3 है और माइनस से मल्टीप्लाई हो गया -3, तो सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, इधर 2 है, इधर रख लो -1, ये बनेगा आपका -2, बाहर माइनस है तो बन गया 2। उसके बाद इधर रख लो, a की वैल्यू 1 है तो 2 और b की वैल्यू कितनी, 4, तो 2 - 4 कितना हो गया, -2। इधर रखेंगे 4 - 2 2 है, तो ये माइनस से होकर -2 बन गया। उसके बाद यहाँ पर 3 है तो रखो, तो -4 + 1 -3 बनेगा और माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो बन गया सही। यानी ऐसे आप चेक कर लेगा और कभी भी डाउट हो। अब अपने पास a और b की वैल्यू आ गई है, तो वो पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b, तो क्या a + b नहीं निकाल सकते हैं क्या, आप बताओ। इतना सब कुछ कर लिया तो a + b नहीं निकलेगा। a की वैल्यू 1 है और b की 4 है, तो 1 + 4 कर दो, कितना हो जाएगा, 5 इसका आंसर है। कितना आ गया इसका आंसर, 5। तो ऑप्शन में है क्या, 5। ऑप्शन में इसका आंसर 5 है क्या, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, बी आपका आंसर आ गया करेक्ट, 5। अगला, तो अगला मैट्रिक्स है ए। अब देखो फिर से इतना बड़ा सारा वैल्यू दे दी भैया, ये क्या है, 50 50। ठीक है, ओके, इसको इसके सिमिलर करके बराबर इस मैट्रिक्स से करना है, तो उससे पूछ रहा है a+b+c+d बता दो, तो बता देंगे, क्या टेंशन है। अब देखो यहाँ पर से है ना पावर 50 है, कहीं ना कहीं आप ध्यान से देखो, ये दो टर्म है, दो टर्म वाले को हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल, और बाइनोमियल की पावर 50, यानी बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको याद आना चाहिए। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन थोड़ा सा याद कर ले क्या अपन लोग, बाइनोमियल एक्सपेंशन थोड़ा सा याद कर लेते हैं, 11th क्लास की बात है थोड़ी सी। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन जो अपना था, हमारा जो बाइनोमियल है, बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है, इसका थोड़ा सा बस आपको रिजोल्व करना सिखाया था, याद कराया था बस, वो तो क्या है। तो जैसे x+y की पावर अपने पास n थी, तो इसको कैसे सोल्व कर लेते हैं अपन लोग, है ना। तो हम लिखते थे क्या, nc0, उसके बाद x की पावर n और y की पावर 0 होती थी, उसके बाद प्लस nc1 x की पावर n, ये घटती जाती है और y की वैल्यू बढ़ती जाती है। टोटल ओवरऑल इनकी पावर का सम कितना आएगा, जितना होता है 1 होता है। उसके बाद प्लस nc2 x की पावर n-2, फिर y का स्क्वायर, ऐसे करते करते डॉट 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 लास्ट आता है आपके पास nc n, x की पावर उसमें आएगी नहीं, क्योंकि nc n होते ही n-n बनेगा, n-n 0 हो जाता है, तो उसका मतलब y की पावर कितनी n आती है। तो ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है ना, इसको आप इसमें लगा सकते हो रिजोल्व करते हो, कर सकते हो, क्योंकि हमने सीख लिया ना पावर्स को आप सोल्व कर सकते हो, पॉजिटिव इंटीग्रल्स पावर्स, तो वो चीज लगा सकते हैं भाई। ठीक है, अब a+i है, क्योंकि देखो इतना बड़ा मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकता, कौन करेगा भाई, ये a+i की पावर 50 है, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो चीज है ए, ये थोड़ा सुंदर नहीं लग रहा, ध्यान से देखो,
जो ये जो ए है ना, इसको ध्यान से देखो, सुंदर नहीं लग रहा, 0 अल्फा 0 0, बहुत जीरो आ रहे हैं साहब, इतने जीरो आ रहे हैं, 3 जीरो आ गए, तो ये अल्फा है। अब एक काम करते हैं, अगर मैं ए को मल्टीप्लाई कर, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर ऑब्जर्व कैसे करना है लॉजिक, तो देखो भाई कहीं ना कहीं जब मैं इसको रिजोल्व करूंगा तो पावर 50 है, तो ए की पावर 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 ऐसे ही चलता जाएगा, लास्ट फिर घटता जाएगा वैल्यू। तो इसमें ये चेक करते हैं कि इसका स्क्वायर क्या आएगा। तो भैया ए स्क्वायर निकाल के देखे क्या, 0 अल्फा 0 0, 0 अल्फा 0 0 क्या बनेगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 इंटू 0, तो ये बन गया 0। इसको इससे कराऊंगा तो अल्फा इंटू 0, अल्फा इंटू 0 0, 0 0 0, 0 0 0, सब कुछ 0, मतलब ये बेसिकली बात है, नल मैट्रिक्स बन गया। अरे आप मुझे बताओ, जब ए स्क्वायर नल मैट्रिक्स है तो सर ए क्यूब क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ए स्क्वायर इंटू ए होगा। ए स्क्वायर नल मैट्रिक्स है तो नल मैट्रिक्स इंटू ए क्या होगा, नल मैट्रिक्स। यानी मुझे समझ में आ गया कि ए की पावर स्क्वायर क्यूब पावर 4 लास्ट 50 तक भी जाऊंगा तो हमेशा क्या बनेगा, नल मैट्रिक्स। समझ में आ गई बात। तो एक काम करते हैं, हम इसको बाइनोमियल से जब हम एक्सपेंड करेंगे तो भैया क्या बनेगा, पहले तो बताओ, इसको सोल्व कर लो। तो ए प्लस आई की पावर 50 है, ठीक है। तो आप सोचो यहाँ पर से क्या बनेगा, तो लगाओ वही 50 C 0, स्टार्टिंग यहाँ से होगा NC 0 से। उसके बाद ए की पावर कितनी आएगी, 50, ठीक है। उसके बाद आएगा 50 C 1, फिर ए की पावर 49 घटेगा, और आई की पावर कितनी आएगी, 1। उसके बाद प्लस 50 C 2, ए की पावर कितनी आएगी, 2। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या आएगा, ठीक है। फिर आएगा 48, फिर आई का जाएगा कितना, स्क्वायर। ऐसे चलते चलते लास्ट कहाँ तक आऊंगा, लास्ट देखो ध्यान तक। अब मुझे पता है कि 50 49 48 सबका क्या आएगा, 0। तो लास्ट में अगर मैं आपसे बोलूँ लास्ट वाली टर्म आपकी आएगी 50 C 50, आएगी नहीं आएगी, NCN। उसके बाद आएगा अपने पास में आई की पावर 50, तो यानी इसमें ए नहीं आएगा। इससे पहले जो आएगा 50 C 49, तो यहाँ पर आएगा ए की पावर 1, और यहाँ पे आएगा आई की पावर कितना, 49। बाकी इससे पहले अगर मैं लिखना चाहूँ ना, इससे पहले अगर मैं लिखना चाहूँ एक दो एलिमेंट और, प्लस प्लस करके डॉट डॉट लगा देता हूँ, एक एलिमेंट और लगा देते हैं, 50 C 48, और यहाँ पर आएगा ए की पावर में स्क्वायर इंटू में आई की पावर में 40। क्या यही आएगा, क्या नहीं आएगा, बताओ, हाँ या ना, यही चलेगा। अब आप ये चीज समझो कि जहां पर ए की पावर 50 49 48 ये नल मैट्रिक्स बनेगा, तो नल मैट्रिक्स से कुछ भी मल्टीप्लाई करूंगा ये रहेगा नल मैट्रिक्स। ये भी नल मैट्रिक्स बनेगा 49, ये भी नल मैट्रिक्स बनेगा 48 पावर में, तो सारे नल मैट्रिक्स बनेंगे यहाँ तक। अब इसका मतलब ये सब खत्म है, ये सब खत्म है, सब खत्म, खत्म, है ना, खत्म, ये सारे खत्म हो जाएंगे। बचेगा क्या, सिर्फ आपके पास, कुल मिला के आपके पास इसका जो आंसर बनेगा ना वो ये बनेगा 50 C 49 ए आई बार 49, है ना, ये बनेगा। ये बच गया, और ए आई की पावर 49 तो आई ही बनेगा ना, सीधा सोल्व कर दो। और 50 C 50, अभी इसको थोड़ी देर के लिए सोल्व करेंगे इसको आगे ना। 50 C 50, 50 C 50, 50 C 50, और आई की पावर 50 हो गई आई, ठीक है। अब आप याद करो कि NCN क्या होता है, देखो NCN होता है 1, और NC1 कितना होता है, वो होता है आपका n। तो यानी 50 C 49 जो है ये आपका फॉर्मूला हुआ ना, NCR बराबर NCR n-R होता है, NCR बराबर होता है NCN-R। तो इससे हम लोग समझेंगे कि जो 50 C 49 है वो बेसिकली 50 C कितना हो जाएगा, 1, ये हो जाएगा ना। और NC1 कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा आपका कितना, 50। नहीं आएगा क्या, बताओ, ठीक है। तो 50 AI, अब AI का तो A बनेगा, तो 50A बन गया ये। और यहाँ से आपको पता है 50 C 50 कितना होगा, तो NC0 कितना होता है, वो होता है 1, तो ये 1 इंटू आई कितना हो जाएगा, आई। तो फाइनली जो एक कचरा था उसको हमने समेट लिया, और ये आ गया 50A+I। अब आप इस चीज को ये लिख सकते हो, तो क्या यहीं पे कर दोगे सोल्व, इधर ही कर लेता लो। यहाँ पर अब आप देखो इसके अंदर, तो अब आपका जो है ये जो चीज है इसको मैं लिख रहा हूँ 50A+I, ठीक है सर। उसके बाद यहाँ पर से माइनस का 50A है, और इधर बराबर चल रहा है आपका, ये किसके बराबर चल रहा है, ABCD, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये तो शून्य शून्य नल मैट्रिक्स बन गया ना। अब आपके पास क्या बच गया है, नल मैट्रिक्स बन गया ये तो नल मैट्रिक्स बनने के बाद ये बचा आई बराबर में ABCD बन गया। और आपको पता है आई आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो यहाँ से जब आप चेंज करोगे तो ए और डी की वैल्यू तो कितनी आएगी, कंपेयर करा के इक्वलिटी का, ए और डी तो आपके आएंगे 1, और बाकी बी और सी के आएंगे आपके 0। क्या ये चीज समझ में आ गई क्या, ए और डी आपके 1 हो जाएंगे, और बी और सी हो जाएंगे आपके 0 इक्वलिटी से।
तो आपसे पूछा ए प्लस बी प्लस सी डी की वैल्यू बता दो, तो फाइनली इसकी वैल्यू क्या आएगी, अब बताओ। हमारे पास वैल्यू आएगी ए प्लस डी प्लस, तो यानी ए की वैल्यू 1, बी कितना आ रहा है 0, सी 0 प्लस डी 1, तो ये आ गया इसका आंसर कितना 2। ये इसका आंसर है। ऑप्शन कौन सा आ रहा है सर, ऑप्शन आएगा आपका बी ऑप्शन। बढ़िया था ना क्वेश्चन। तो इसमें बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया कि इस तरीके से आप रिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और है क्या इसके अंदर, एक मिनट। ठीक है, तो हमारा जो आज का सेशन है यही खत्म करते हैं। आज हमने पूरा अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट कवर कर लिया है। बाकी अब नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन लेंगे और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय।